पहला क्वेश्चन है, मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म करता है? इंसुलिन किसका मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? ऑप्शन है वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और न्यूक्लिकम यानी न्यूक्लिक एसिड। तो इंसुलिन मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है कार्बोहाइड्रेट का यानी ग्लूकोज का। आपने सुना होगा कि इंसुलिन की जब कमी हो जाती है शरीर में तो डायबिटीज हो जाता है यानी चीनी की बीमारी, शुगर की बीमारी। तो जब इंसुलिन कम हो जाता है तो कार्बोहाइड्रेट का नियंत्रण वो नहीं कर पाता है। ये इंसुलिन बनता कहाँ है? बनता है आपको अग्न्याशय में यानी पेनक्रियाज में, वहां लैंगरहैंस की द्वीपिका होती है, उसमें बीटा सेल्स होते हैं, उसी में बनता है ये। ठीक है, जब भी इंसुलिन की कमी होगी तो डायबिटीज होगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक कौन सा है? एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, एस्पिरिन, पैरासीटामोस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पेनिसिलिन। पेनिसिलिन आपका एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक का यूज कहाँ होता है? जो बैक्टीरिया से जो भी रोग होते हैं उसके उपचार में किया जाता है। और भी एंटीबायोटिक है जैसे सल्फाडाइजीन है, सल्फागुआनिडीन है, क्लोरेमफेनिकोल है। तो ये सब भी एंटीबायोटिक में ही आते हैं। तो कुछ लिख लेते हैं जैसे सल्फाडाइजीन, ये एक अन्य एंटीबायोटिक का नाम है जो कि बहुत फेमस है। और एक है सल्फागुआनिडीन और एक है क्लोरेमफेनिकोल। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? गेहूं, जौ, चावल, मक्का। इनमें से सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट किसमें मिलता है? तो आपको पता ही होगा कि चावल में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट मिलता है। कार्बोहाइड्रेट का सबसे बड़ा स्रोत है चावल। 100 ग्राम पके हुए चावल में लगभग 25 से 26 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। वास्तव में चावल में 90% कैलोरी कार्बोहाइड्रेट से ही आती है। चावल साधारण खाद्य पदार्थों की तुलना में अधिक विटामिन, खनिज और फाइबर भी प्रदान करता है। इसलिए हमारा स्टेपल फूड क्या है हमारे एरिया का? चावल ही है। चावल खाए बिना किसी को चैन नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 4, कीट संवर्धन क्या है? ये तो नाम से ही पता चल रहा होगा आपको। ऑप्शन देख लेते हैं। कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान, जंतुओं के अध्ययन करने का विज्ञान, मछलियों के अध्ययन करने का विज्ञान, कीटों को मारने का विज्ञान। तो आपको कीट संवर्धन नाम से ही पता चल रहा होगा कि कीट का संवर्धन यानी वर्धन, वृद्धि करना होगा। तो कीटों का वृद्धि करने का विज्ञान, ये ऑप्शन आपका सही होगा। कीट जैसे कि कीटों का संवर्धन कैसे? ये कीड़ा मकोड़ा का थोड़े ना संवर्धन करने जाएंगे, जो हमारे लिए फायदेमंद हो। जैसे केंचुआ, खेतों में केंचुआ होता है जो कि हमारा ह्यूमस की मात्रा को बढ़ाता है। तो केंचुआ को क्या बोलते हैं हम? किसानों का मित्र, भूमि का आंत। केंचुआ क्या है? एक उत्तम जैव उर्वरक है, सबसे बेस्ट बायो फर्टिलाइजर है, सबसे बेस्ट। इसमें क्या वर्मी कंपोस्ट बनाने में कितना मदद करता है ये आपको पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? जेनेटिक्स यानी अनुवांशिकी किसका अध्ययन है? ऑप्शन है मेंडल का नियम, जैव विकास, डीएनए संरचना, अनुवांशिकता और विचरण। तो आपको पता ही है जेनेटिक्स किसका अध्ययन किया जाता है इसमें? अनुवांशिकता का। जेनेटिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों में जीनों और अनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन किया जाता है। जो जीन होते हैं हमारे किस में पाए जाते हैं? डीएनए में पाए जाते हैं। डीएनए, आपको पता है कि हमारे जो पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों का ट्रांसफर होता है वो किसके थ्रू होता है? वो डीएनए में जीन पाए जाते हैं। जीन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों को लेकर जाता है। ठीक है, तो जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? हेरिडिटरी का, अनुवांशिकता का। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6, लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होते हैं? लौंग सबने खाया होगा आप लोगों ने। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मसाला है हमारा। तो किससे प्राप्त होता है ये? मतलब पौधे के किस भाग से? ऑप्शन है शुष्क पत्तियां, शुष्क तने, शुष्क बीज, शुष्क पुष्पकली। तो इसका सही आंसर है डी, पुष्पकली। ये पुष्पकली से प्राप्त होता है। लौंग जो है ये यूजीनिया नाम के एक सदाबहार वृक्ष की सूखी हुई पुष्पकली का है। ठीक है, तो किस पौधे से मिलता है उसका नाम लिख देता हूं मैं, यूजीनिया। यूजीनिया कैरियोफाइलेटा, कैरियोफाइलेटा।
इस पौधे से ये प्राप्त होती है, सदाबहार वृक्ष है ये। उम्मीद है आपको ये पद याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7, पादप कली क्या है? ऑप्शन है एक भ्रूणीय टहनी, एक भ्रूणीय पत्ती, एक भ्रूणपोष और एक बीज। इसका सही आंसर है एक भ्रूणीय टहनी है। वनस्पति विज्ञान में किसी भी एम्ब्रायोटिक शूट को कली कहते हैं। ऊपर जो होता है सबसे ऊपर जो फूल बाद में बनता है उसे कली कहते हैं, एम्ब्रायोटिक शूट्स। यह किसी पत्ती के एक्साइल पे यानी तने के अंतिम छोर पे उत्पन्न होता है, यह आपको पता ही है। क्वेश्चन नंबर 8, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसे क्या कहते हैं? मतलब लवण जिस मिट्टी में ज्यादा होता है, खारापन जिसमें ज्यादा होता है, उसमें जो उगते हैं उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपका ज़ेरोफाइट, हाइड्रोफाइट, हेलोफाइट, सक्यूलेंट। इसका सही आंसर आपका हेलोफाइट। हेलोफाइट जो भी उन पौधों को कहते हैं जो लवण युक्त जल में पैदा होते हैं या लवण युक्त मिट्टी में पैदा होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? यहां पूछ रहा है विविधता, डाइवर्सिटी जो हो जाता है, अधिक विविधता का कारण क्या है? ए अनुकूलन, बी उत्परिवर्तन, ऑप्शन उल्टा हो गया है लिखने में, ये बी हो गया, बी उत्परिवर्तन, सी सहभागिता, डी बहुगुण सूत्रता। तो आपका सही आंसर इसमें से क्या हो जाएगा? उत्परिवर्तन। विविधता का सबसे मेन कारण क्या है? उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन। वैज्ञानिकों का एक समूह है जो प्रकृतिवाद के सिद्धांत के आधुनिक रूप को देता है, उसको नव डार्विनवादी कहते हैं। डार्विन का नाम आप सबने सुना होगा। तो नए जो डार्विनवादी हैं, नव डार्विनवादी, इनका कहना है कि जीनों में जो साधारण परिवर्तन के उपरांत नए जीव बनते हैं उनमें क्या होता है? विभिन्नताएं बढ़ती जाती है। यही परिवर्तन को उत्परिवर्तन करते हैं, म्यूटेशन। ये परिवर्तन संभवतः वंशानुगत होते हैं यानी हेरिडिटरी होते हैं और पीढ़ियों दर पीढ़ी वर्ण द्वारा नई जातियों में उत्पन्न होते जाते हैं। आपने मूवीज भी देखा है, हॉलीवुड का बहुत फेमस सीरीज है एक्समैन, जिसमें कि कोई आंख से लेजर निकालता है, कोई रूप चेंज कर लेता है, तो वो म्यूटेशन ही उसमें दिखाया, उसी थ्योरी पे वो मूवी बना है। ठीक, इसमें पूछा जा रहा है कि मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? कायिक जनन पे, अलैंगिक जनन पे, लैंगिक जनन पे या उपयुक्त सभी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लैंगिक जनन पे। मेंडल ने जो आनुवंशिकता का सिद्धांत दिया था वो किस पे आधारित है? लैंगिक जनन पे। क्वेश्चन नंबर 11, जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? ऑप्शन है एंजाइम, हार्मोन, आरएनए और डीएनए। तो आपने पिछले क्वेश्चन में ही देखा था कि डीएनए में जीन होता है, वही आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या करता है? ट्रांसफर करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। ये हमारे केंद्रक वगैरह में पाया जाता है, कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। ठीक है, तो आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में कौन जिम्मेदार है? डीएनए। क्वेश्चन नंबर 12, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है किस रूप में? यकृत यानी लीवर। यकृत क्या है? लीवर। लीवर क्या है? हमारी शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो इसमें ऊर्जा जमा कैसे होती है? कार्बोहाइड्रेट के रूप में, प्रोटीन के रूप में, वसा के रूप में या ग्लाइकोजन के रूप में? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ग्लाइकोजन के रूप में। यकृत और मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है ग्लाइकोजन के रूप में। शरीर की कोशिकाओं को कार्य करने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। हमारे बॉडी को कुछ भी काम करना हो तो क्या ऊर्जा चाहिए? फूड से मिलता है। ठीक है, फूड में भी हमारा क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, ये सब के द्वारा हमें रासायनिक क्रियाओं से प्राप्त होती है ऊर्जा। शुगर शरीर में क्या करता है? ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है, जो एक सरल शर्करा है। यह अवशोषित होकर क्या होता है? फिर ब्लड में चला जाता है और विभिन्न अंगों में पहुंचता है, ऊतकों में पहुंचता है। यकृत और मांसपेशियों में ये ग्लूकोज जो है ना, ग्लाइकोजन के रूप में जमा रहता है, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी एंटीडोट के रूप में काम करता है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन के। विटामिन के जो है एंटीडोट के रूप में, प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, किस विटामिन को ऑर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं? ऑर्गोकैल्सिफेरॉल। ठीक है, कैल्सिफेरॉल।
तो विटामिन D2, विटामिन D3, विटामिन B1, विटामिन B12। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन D2। D2 को क्या बोलते हैं? ऑर्गो कैल्सीफेरॉल। विटामिन D2 को बोलते हैं ऑर्गो कैल्सीफेरॉल, और विटामिन D3 को बोलते हैं कोली कैल्सीफेरॉल। कोली कैल्सीफेरॉल। विटामिन D2 को ऑर्गो कैल्सीफेरॉल, विटामिन D3 को कोली कैल्सीफेरॉल। D2 विटामिन का वो प्रकार है जो भोजन और आहार के अनुपूरक के रूप में मनुष्यों को प्राप्त होता है। मुख्य रूप से ये भोजन किस में मिलता है? भोजन के किस फॉर्म में मिलता है? मक्खन में, मशरूम में, दूध में, पनीर में, मांस में, अंडे की जर्दी में यानी पीला पीला जो एग यॉक, उसमें, मछली के तेल में, कॉड ऑयल, उसमें मिलता है। इसका अगर कमी हो जाता है तो क्या हो जाता है? बच्चों में सूखा रोग हो जाता है, जिसको रिकेट्स बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है किसमें? यकृत में यानी लीवर में, त्वचा में, फुफ्फुस में, वृक्क में। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? यकृत में यानी लीवर में। मानव शरीर में जो विटामिन ए है वो लीवर में बहुत मात्रा में संचित होता है। इसका रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। रेटिनॉल। देखिए, आंखों के लिए विटामिन ए बहुत ही जरूरी है। इसको जो है संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं। ये किससे किससे मिलता है? दूध, मक्खन, अंडा, मछली का तेल, गाजर। देखिए, इसलिए आंख बोलते हैं ना कि गाजर खाओ आंखों की रोशनी बढ़ेगी, इसी वजह से, क्योंकि इसमें गाजर में विटामिन ए बड़ी मात्रा में पाया जाता है। और विटामिन ए अगर आप खाते हैं तो आपकी आंखों की रोशनी सही रहेगी। नहीं तो इसकी कमी से क्या हो जाता है? रतौंधी। रतौंधी हो जाता है कमी से। आप सभी दोस्तों से एक रिक्वेस्ट है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमें और भी अच्छे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। हमें आपकी ज़रूरत है, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नहीं है मतलब इनमें से एक 3 सुमेलित है, एक नहीं है। कौन सा नहीं है? रेटिनॉल, जीरोप्थेल्मिया। रेटिनॉल यानी विटामिन ए की कमी से जीरोप्थेल्मिया हो जाता है, मतलब ये सही है। टोकोफेरोल यानी विटामिन ई की कमी से बेरी बेरी होता है, ये गलत है आपका। ये बेरी बेरी जो है विटामिन B1 यानी थायमिन की कमी से होता है। विटामिन B1 यानी थायमिन की कमी से होता है, ना कि टोकोफेरोल। टोकोफेरोल किसको बोलते हैं? विटामिन ई को। टोकोफेरोल विटामिन ई को बोलते हैं, इसकी कमी से नहीं होता है। बेरी बेरी किसकी कमी से होता है? विटामिन B1 की कमी से होता है। ठीक है। साइनोकोब्लामिन, इससे रक्ताल्पता होती है। ठीक है। विटामिन B12 मतलब साइनोकोब्लामिन मतलब क्या होता है? विटामिन B12। ठीक है। ऑर्गो कैल्सीफेरॉल अभी जस्ट हमने पीछे पढ़ा है, नहीं? ऑर्गो कैल्सीफेरॉल D2 को बोलते थे। ठीक, तो इससे क्या हो जाता था? रिकेट्स, सूखा रोग, बच्चों में ज्यादातर होता है ये। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस युग में सही सुमेल नहीं है? मतलब इसमें भी पूछ रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसमें से 4 में से 3 सुमेलित है। आपको ऊपर ही दिख जाएगा, बहुत इजी है ये। विटामिन सी, दूध। विटामिन सी, दूध, यही सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि विटामिन सी ज्यादातर क्या हो जाता है? फलों में पाया जाता है। रसदार फलों में विटामिन सी पाया जाता है, जैसे संतरा में बहुत ज्यादा होता है। अब देखिए, विटामिन डी कॉडयुक्त तेल में पाया जाता है, यकृत तेल में। ठीक है। विटामिन ई अंकुरित गेहूं और वनस्पति तेल में पाया जाता है, ये भी सही है। विटामिन के अल्फा अल्फा में पाया जाता है, ये भी सही है। ठीक। अब इसमें से विटामिन और उसके रासायनिक नाम देखते हैं, जो कि बार बार एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। ये आपको युग्म बनाने में या तो सुमेल करने में ये आपको पूछा जा सकता है, तो इसको याद रखिएगा। विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन B1 थायमिन, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 निकोटानामाइड या नियासिन। नियासिन यहाँ छूट गया है, नियासिन होगा। विटामिन B5 पेंटोथिक, विटामिन B5 पेंटोथेनिक अम्ल, विटामिन B6 पाइरिडॉक्सिन, विटामिन B7 बायोटीन, विटामिन B11 फोलिक अम्ल, विटामिन B12 साइनोकोब्लामिन, विटामिन सी स्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई टोकोफेरॉल, विटामिन के फिलोक्विनोन। इसमें से आप ये
ये और विटामिन ए, इसको तो आप याद ही रखिएगा। और विटामिन B12 बार बार होता है, विटामिन B1, और विटामिन याद ना भी रहे तो ठीक है, इतना तो आपको याद रहना ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18, जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह कौन सा है? B2, B1, B6, B12। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, B12। कोबाल्ट एक खनिज है, आपको पता ही है। ये विटामिन B12 यानी इसका रासायनिक नाम क्या था? साइनोकोबालामिन का महत्वपूर्ण घटक है। ठीक है, ये वृद्धि के लिए बहुत जरूरी है। इसकी कमी से क्या होता है? तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी हो जाती है। तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम, उसकी फिजियोलॉजी में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। विटामिन B12 के जो महत्वपूर्ण स्रोत क्या क्या है? मांस, मछली, यकृत, दूध, पनीर। आंत के जीवाणु, जो हमारे आंत है उसमें कुछ जीवाणु पाए जाते हैं, वो भी इसका संश्लेषण करते हैं, विटामिन B12 का। तो इसका मतलब क्या है? एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि आंत के जीवाणु किसका संश्लेषण करते हैं इनमें से? तो आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको याद रहना चाहिए विटामिन B12 का संश्लेषण करते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 19, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है, परिमाण होना चाहिए, परिमाप लिखा गया है, परिमाण होता है रक्त का, ब्लड का। कितना ब्लड एक स्वस्थ शरीर में होता है? तो ऑप्शन है 5 से 6 लीटर, 34 लीटर, 10 से 12 लीटर, 8 से 10 लीटर। ये उम्मीद करता हूं आप सबको पता ही होगा। ऑप्शन नंबर ए 5 से 6 लीटर। जानते हैं हम लोग रक्त क्या है, यानी ब्लड क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक है, मतलब कनेक्टिव टिश्यू है ये क्या होता है? रक्त वाहिनियों के अंदर अंगों में नियमित रूप से बहता रहता है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में, जब मानिए कि 70 kg का कोई मनुष्य है, तो उसके शरीर में 5 से 6 लीटर ब्लड होना चाहिए। ठीक है, लगभग शरीर के 7 से 8% ये ब्लड होता है। शरीर के भाग का 1/13वां भाग हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है? रक्त दाब यानी ब्लड प्रेशर। आपने सुना होगा ना, मेरा ब्लड प्रेशर बहुत हाई है, मेरा ब्लड प्रेशर बहुत लो है, वो बार बार अपने आस पड़ोस में सुना होगा ये बात। तो ये इसका मापने का यंत्र कौन सा है? ऑप्शन है स्फेरोमीटर, एनीमोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर और एममीटर। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है स्फिग्मोमैनोमीटर। मनुष्य के ब्लड का जो है रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए? वो होता है 120/80। ठीक है, धमनियों में जो है रक्तदाब की 2 अवस्थाएं होती है। पहले को क्या बोलते हैं? सिस्टोलिक प्रेशर, दूसरे को क्या बोलते हैं? डायसिस्टोलिक प्रेशर। यानी पहला क्या होता है? प्रंकुचन दाब, सिस्टोलिक प्रेशर, फिर दूसरा है प्रसारण दाब, मतलब फैलने वाला, डायसिस्टोलिक प्रेशर। सामान्य तौर पर जो प्रंकुचन होता है यानी सिस्टोलिक प्रेशर होता है वो 120 ml/Hg होता है, और प्रसारण दाब यानी डायसिस्टोलिक प्रेशर जो होता है वो 80 होता है, 80 mili/Hg। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है 1000 सीसी, 1200 सीसी, 200 सीसी, 500 सीसी। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा 1200 सीसी। वृक्क बोलते किसके हो? किडनी को, किडनी को ही वृक्क बोलते हैं। ठीक है, तो किडनी हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग, हमें मालूम है। इसका मेन काम क्या है? रक्त की शुद्धि करना, यानी ब्लड को प्यूरिफाई करना, और साथ साथ शरीर से जो भी पॉइजनस मटेरियल है यानी विषाक्त पदार्थ है उसको यूरिन, मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकालना। हमारा जो किडनी है पर डे लगभग 1500 लीटर रक्त को शुद्ध करता है। ठीक है, रक्त को शुद्ध करता है ये, और लगभग 1.5 लीटर को मूत्र में तब्दील कर देता है, यानी यूरिन में चेंज कर देता है इसको। वृक्क से जो है प्रति मिनट 1200 सीसी रक्त प्रवाहित होता है। इसका मतलब क्या है कि 1200 ml पर मिनट, मतलब 1200 ml पर मिनट रक्त का प्रवाह होता है। ठीक है, 1000 सीसी में कितना? 1 लीटर हो सकता है। ओके, नेक्स्ट है इंसुलिन है, ऑप्शन वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपको ये मालूम ही होगा, ये हो जाएगा आपको डी, प्रोटीन। यानी इंसुलिन कहाँ बनता है? पेनक्रियाज में बनता है, यानी अग्न्याशय में बनता है। ये भी कहाँ? लैंगरहेंस की द्वीपिकाओं में, बीटा सेल्स में। ये हम
पहले क्वेश्चंस में पढ़ चुके हैं। ये क्या है? एक जंतु हार्मोन है। इसकी जब कमी हो जाती है तो क्या हो जाता है? डायबिटीज हो जाता है। रासायनिक संरचना की दृष्टि से देखें तो ये क्या है? एक प्रोटीन है जिसकी रचना कितने अम्लों से होती है? 51 अमीनो एसिड से होती है। मतलब 51 एमिनो एसिड मिलकर इसकी रचना करते हैं। ये शरीर में क्या करते हैं? ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध का स्राव होने में मुख्य भूमिका निभाता है? एड्रेनलिन, थायरॉक्सिन, प्रोजेस्टेरोन और ऑक्सीटोसिन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। देखिए, ऑक्सीटोसिन का मेन टारगेट क्या है? स्त्रियों के गर्भाशय यानी यूट्रस और इसके स्तन यानी ब्रेस्ट, ये दोनों इसके टारगेट टिश्यू हैं। जैसे बच्चे का जन्म होता है उसके बाद यह जो हार्मोन है ये यूट्रस को सामान्य अवस्था में लाने के लिए कार्य करता है। उसके अलावा जब बच्चा दुग्धपान करता है, मतलब उस समय स्तन की पेशियों को सिकोड़ कर क्या करता है? दूध निकालता है, दूध बढ़ाने का काम करता है। जो दूध वाले होते हैं वो अपने गाय भैंस से अधिक दूध प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? कृत्रिम ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन भी लगाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? पीटोसिन। पीटोसिन ये जानवरों पर इंजेक्शन यूज होता है। जनरली हम ह्यूमन में स्त्रियों के स्तन और उसके गर्भाशय को ये टारगेट करता है ऑक्सीटोसिन। ठीक है। इस पे मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहे तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस होता है ए न्यूक्लियस में यानी केंद्रक में, बी माइटोकॉन्ड्रिया में, सी क्लोरोप्लास्ट में, डी परऑक्सीसोम में। अब इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है आपका क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में हमारा प्रकाश संश्लेषण होता है। नेक्स्ट है, भ्रूण यानी एम्ब्रायो किस में मिलता है? फूल में, पर्ण में, बीज में, कली में। फूल, पत्ती, बीज और कली। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हम जानते हैं कि एम्ब्रायो कहाँ बनता है? बीज में। पौधे के भ्रूण कहाँ मिलते हैं? बीज में। जब अंकुरन हो जाता है उसके फलस्वरूप क्या होता है? बीज से बाहर आ जाता है। निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है? प्रतिजैविक मतलब एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक कौन सा एंटीबायोटिक है इसमें? क्विनीन, सल्फाग्वानिडीन, एस्पिरिन और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा सल्फाग्वानिडीन। ये आपका एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक का यूज क्या है आप जानते ही हैं, एक एंटीबैक्टीरियल एजेंट होता है ये। ठीक है, जब भी बैक्टीरिया से कोई बीमारी होती है उससे बचने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो क्विनीन जो है आपका, क्विनीन और एस्पिरिन ये सब है दर्द निवारक है, मतलब एंटीपायरेटिक है। ये एंटीपायरेटिक है, एंटीपायरेटिक यानी दर्द निवारक है। एस्पिरिन क्या है? दर्द निवारक है। सल्फाग्वानिडीन क्या है? प्रतिजैविक है। इसके अलावा क्लोरेम्फेनिकॉल भी है, प्रतिजैविक है, ये भी एंटीबायोटिक है। पेनिसिलिन भी क्या था? एंटीबायोटिक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफाइड और कॉलरा विशिष्ट उदाहरण हैं किसके? ए संक्रामक रोगों के, बी वायुजन्य रोगों के, सी जलजन्य रोगों के, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कॉलरा और टाइफाइड क्या है? जलजन्य रोगों के उदाहरण है। टाइफाइड रोग का कारण क्या होता है? ये दोनों क्या है? जीवाणु जनित रोग है। इसका कारण है साल्मोनेला टाइफी। टाइफाइड का साल्मोनेला टाइफी। ठीक। और कॉलरा का क्या, कौन सा जीवाणु से होता है? ये विब्रियो कॉलरी। विब्रियो कॉलरी, विब्रियो कॉलरी। ठीक है। पीने के पानी से फैलता है। अगर दूषित पानी पिएंगे तो ये होगा ही होगा। तो पानी का उचित उपचार करके इन्हें फैलने से रोका जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? ऑप्शन है हृदय, फेफड़ा, वृक्क या यकृत। हृदय हार्ट को बोलते हैं, फेफड़ा लंग्स को बोलते हैं, वृक्क किडनी को बोलते हैं और यकृत लिवर को बोलते हैं। ठीक है। तो इसका सही आंसर एफ्लाटॉक्सिन से कौन सा प्रभावित होता है? तो हमारा लीवर प्रभावित होता है। ठीक है। लीवर हम जानते हैं क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथि है शरीर की।
यह एक मुख्य क्या है, पाचक ग्रंथि है, डाइजेस्टिव ग्लैंड है। लीवर क्या है, डाइजेस्टिव ग्लैंड है। ये एफ्लाटॉक्सिन द्वारा प्रभावित होती है। ये क्या है, डाइजेस्टिव ग्लैंड है, डाइजेस्टिव ग्लैंड है ये, ठीक। अब एफ्लाटॉक्सिन नामक जहरीला पदार्थ कैसे पैदा होता है, तो कुछ कवक होते हैं जैसे एस्परजिलस, पेनिसिलियम, ये कुछ प्रजातियां हैं जो कि भोजन को विषाक्त कर देती है, मतलब खराब कर देती है। इसी से एफ्लाटॉक्सिन निकलता है जो यकृत को प्रभावित करता है। आपको पता होना चाहिए कि जो पोस्टमार्टम होता है, अगर किसी को जहर दे दिया जाता है, पोस्टमार्टम के टाइम में उसके लीवर को ही डायसेक्शन करते हैं, लीवर को ही फाड़ते चीरते हैं, तब उससे पता चलता है कि उसको जहर दिया गया था या नहीं दिया गया था। तो इससे क्लियर है कि यकृत ही जहर से प्रभावित होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त कैंसर यानी ल्यूकेमिया, रक्त कैंसर, ब्लड कैंसर को क्या बोलते हैं, ल्यूकेमिया। एक क्वेश्चन आपका क्वेश्चन में ही बन गया। ल्यूकेमिया की रोकथाम में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो समस्थानिक है, कौन सा है, ए आयोडीन 131, फास्फोरस 32, सोडियम 24, कोबाल्ट 60। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें, आपका सही आंसर होगा कोबाल्ट 60। और इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया है, फास्फोरस 32 भी, ये दोनों का यूज होता है ल्यूकेमिया के इलाज में, इन दोनों का यूज होता है, ठीक है। तो ये सी एंड डी दोनों, यानी फास्फोरस 32 और कोबाल्ट 60, इन दोनों का यूज ल्यूकेमिया के इलाज में किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओंकोजीन, ये नाम याद रखिएगा। ओंकोजीन संबंधित है किससे, तपेदिक से, पीलिया से, कर्क रोग से, आंत्र ज्वर से, किससे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी, मतलब कर्क रोग से संबंधित है ओंकोजीन। ये कैंसर, कर्क रोग क्या है, कैंसर, कैंसर से संबंधित है। ओंकोजीन एक असामान्य जीन है जो कि कैंसर के लिए उत्तरदायी होता है। सबसे पहले इसकी पहचान SRC के रूप में की गई थी, 1970 में ये खोजा गया था। ये किसका जनक था, मुर्गियों में कैंसर का जनक था, मुर्गियों में कैंसर का जनक था। इसको क्या नाम दिया गया था उस टाइम, रॉस सरकोमा वायरस, ठीक है। इसको नाम दिया गया था रॉस सरकोमा वायरस, ठीक है, रॉस सरकोमा वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न भी कर सकता है और उसका उपचार भी कर सकता है, ठीक है। ये रोग का कारक भी है और उसका इलाज भी है। आंसर क्या है, तंबाकू, अल्कोहल, आयनीय विकिरण, पराबैंगनी किरण। ये दोनों तो आपको पता ही होगा कि नहीं होगा। ये सिर्फ कैंसर उत्पन्न करता है, इसका इलाज नहीं कर सकता। दवा दारू, ये दवा ही इलाज करता है, दारू नहीं, ठीक है। तो इन दोनों में से ही बचा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, आयनीय विकिरण। तो आयनीय विकिरण वह कारक है जो कि कर्क रोग यानी कैंसर रोग उत्पन्न कर भी सकता है और उसके इलाज में यूज भी होता है। विकिरण चिकित्सा में कैंसर की कोशिकाओं के संकुचित गांठ को नष्ट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। जो गांठ बन जाता है उसको तोड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब देखिए, अगर मीडियम एक्सपोजर मिल रहा है किरणों से, विकिरण से, तो कैंसर नहीं होता, लेकिन लंबे समय तक विकिरण के प्रयोग से क्या हो सकता है, कैंसर हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहज प्रणाली परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए, प्रणाली का कार्य, बी, प्रणाली का विकास, सी, प्रणाली की स्वपोषी प्रक्रिया, डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, प्रणाली की स्वपोषी क्रिया। सहज प्रणाली जो है ये क्या है, तंत्रिका तंत्र का एक भाग है। तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम। यह सहज कार्यों को क्या करता है, नियंत्रित करता है, मतलब जो कि नेचुरल कार्य है उसको नियंत्रित करता है। अतः सहज प्रणाली के विकास की प्रणाली को क्या बोलते हैं, स्वपोषी प्रक्रिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंगिक जनन से अनुवांशिक विचरण कैसे होता है। ऑप्शन है, जीन के सम्मिश्रण यानी ब्लेंडिंग से, बी, क्रोमोसोम के बदलाव से, सी, जीन के सम्मिश्रण यानी सफलिंग से, डी, उपयुक्त में से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। जीन के सम्मिश्रण, क्रोमोसोम के बदलाव, जीन के
शफलिंग, इन तीनों से ही लैंगिक जनन का आनुवंशिक विचरण होता है। आपको पता ही होगा कि एक वंश से दूसरे वंश में जो गुण का ट्रांसफर होता है वो कैसे होता है, डीएनए के थ्रू होता है। डीएनए में क्या होता है, जीन होता है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो जीन ही वो कारक है जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों को क्या करता है, ट्रांसफर करता है। नेक्स्ट है, डीएनए को अंतःपात्र में किसने बनाया? ऑप्शन है आर्थर कॉनबर्ग, बी रॉबर्ट हुक, सी एडवर्ड जेनर, डी जोसेफ लिस्टर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है आर्थर कॉनबर्ग। इसने डीएनए को अंतःपात्र में बनाया। ठीक है, डीएनए का फुल फॉर्म भी आपको बताया गया है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अब देखिए डीएनए के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये देख लीजिए। डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, इसके खोजकर्ता कौन थे? फ्रेडरिक मिशर। देखिए इन सब में ये बार बार एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं, हर बार अलग। खोजकर्ता याद रखिएगा, इसको खोजा किसने था? फ्रेडरिक मिशर ने। अब इसके डबल हेलिक्स मॉडल यानी कुंडलीकार विन्यास जो इस तरह से होता है, ऐसे कुंडलीकार विन्यास की खोज किसने की थी? वाटसन एंड क्रिक ने की थी। उसके साथ विल्किंसन और फ्रैंकलिन भी थे। जनरली ये दो नाम आपको दिया रहेगा, वाटसन एंड क्रिक। तो डबल हेलिक्स मॉडल का खोज किसने किया था डीएनए का? वाटसन और क्रिक। और देखिए प्रयोगशाला में सर्वप्रथम किसने बनाया? प्रयोगशाला यानी लेबोरेटरी में इसका संश्लेषण किसने किया था? तो उसको किया था हरगोविंद खुराना ने। ठीक है, ऑर्थर कॉनबर्ग ने इसको क्या किया? अंतःपात्र में बनाया। ऑर्थर कॉनबर्ग ने इसको अंतःपात्र में बनाया। खोजकर्ता फ्रेडरिक मिशर, कुंडलीकार विन्यास की खोज वाटसन एंड क्रिक, प्रयोगशाला में किसने संश्लेषण किया? हरगोविंद खुराना, अंतःपात्र में किसने बनाया? ऑर्थर कॉनबर्ग। और नाइट्रोजनी बेस इसका क्या क्या है? एटीजीसी, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन। ठीक है, याद रहेगा उम्मीद है। नेक्स्ट, कौन सा दिन डायबिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है? डायबिटीज वही है, इंसुलिन की कमी से होता है, शुगर की बीमारी, चीनी की बीमारी जिसे बोलते हैं। तो कौन सा दिन डायबिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व मधुमेह दिवस। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 14 फरवरी। 14 फरवरी तो आपको पता ही होगा क्या होता है। सेकेंड है 14 मई, 14 सितंबर, 14 नवंबर। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 14 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, नवंबर में विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास और प्रजनन करने में समर्थ है। ऑप्शन है विषाणु, जीवाणु, माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरियोफेज। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा वह सबसे छोटा जीव है जो स्वयं विकास कर सकता है, प्रजनन करने में समर्थ होता है। विषाणु, देखिए विषाणु के बारे में एक बात बता दूं, इसको बोला जाता है जीवित और मृत के बीच की कड़ी। जीवित और मृत के बीच की कड़ी, मतलब कनेक्टिंग लिंक बिटवीन डेड एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसको बोला जाता है। क्यों? जब तक ये बिना किसी के संपर्क में है, ये क्या हुआ है? डेड है, मरा हुआ है। ये सूक्ष्म जीवों के जगत का क्या है? भूत है। जैसे हम सुनते होंगे कि वो उधर गया, उस पर भूत चिपट गई, या चुड़ैल चिपट गई, भूत चिपट गई। ऐसा ही है ये विषाणु, सूक्ष्म जीव जगत का, ये भूत है वहां का। जैसे ही ये अकेला है तो ये क्या है? डेड है, मरा पड़ा है। जैसे ही ये किसी जीव के जीवित के संपर्क में आया, ये जीवित हो उठता है। ठीक है, और उसमें प्रजनन करने लगता है और बढ़ने लगता है। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है? डेड और लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच के कनेक्टिंग लिंक बोला जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल एवं मिलिंडा गेट्स, बिल गेट्स का नाम तो आपको सबको पता होगा, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं ये, द्वारा स्थापित भारत के कार्यक्रम आवाहन किसके प्रतिरोध के लिए शुरू किया गया था? बिल गेट्स, उसकी वाइफ का नाम था मिलिंडा गेट्स, अब इसका डिवोर्स हो चुका है। इन दोनों ने मिलकर क्या किया था? आवाहन नाम का एक कार्यक्रम शुरू किया था। ठीक है, किसके अगेंस्ट में, किससे लड़ने के लिए इन्होंने आवाहन कार्यक्रम की शुरुआत की थी? ये 2003 में की थी। तो ऑप्शन है डेंगू, पीलिया, HIV, एड्स और फाइलेरिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? एड्स यानी HIV। HIV का फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, तो एड्स से लड़ने के लिए इन्होंने क्या किया था? एक कार्यक्रम आयोजित चलाया था, आवाहन, 2003 में।
इनके बिल गेट्स और मिलिंडा गेट्स का एक एनजीओ है, बिल एवं मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, उसी के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम मानव हृदय का प्रत्यारोपण मतलब हार्ट ट्रांसप्लांट कहां पे हुआ था? अमेरिका में, इंग्लैंड में, दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका में, या फ्रांस में? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अफ्रीका है। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड एक दक्षिण अफ्रीका के प्रसिद्ध सर्जन थे, उन्होंने ही पहला ट्रांसप्लांट किया था सफलतापूर्वक। ठीक है, नेक्स्ट है, जीवाणु की खोज यानी बैक्टीरिया की खोज किसने की? ऑप्शन नंबर ए फ्लेमिंग, बी लैम्बेल, सी टेमिन, डी ल्यूवेनहोक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी ल्यूवेनहोक। इन्होंने ही किया था, एंटोनी वैन ल्यूवेनहोक, इन्होंने ही जीवाणु की खोज की थी। इसको सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक माना जाता है, इनको सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक माना जाता है ल्यूवेनहोक को। इन्होंने क्या किया था 1676 में इन्होंने अपना एक सिंगल माइक्रोस्कोप बनाया था, उसी से इन्होंने जीवाणु को पहचाना था। ठीक, नेक्स्ट है, कणीय तत्व क्या है? पार्टिकुलेट मैटर, पार्टिकुलेट मैटर, पीएम बोला जाता है इसको, पार्टिकुलेट मैटर। ऑप्शन है ठोस अपशिष्ट, बी वायु प्रदूषक, सी जल प्रदूषक, डी मृदा प्रदूषक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वायु प्रदूषक। आपने सुना होगा ये पीएम 10, पीएम 2.5 वायु प्रदूषक हैं ये सब। ठीक है, कणीय तत्व क्या है? इनको कणीय प्रदूषक कहा जाता है। ये वायु में उपस्थित होते हैं, अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं और तरल यानी द्रवों के सूक्ष्म बूंदों का एक जटिल मिश्रण हो जाता है। कुछ कण और पानी की बूंदें होती है या जलवाष्प की बूंदें, उसमें मिक्स होके ये एक जटिल मिश्रण बन जाता है। यह वायु की गुणवत्ता को क्या करता है? बहुत प्रभावित करता है, खराब करता है। नेक्स्ट है, संवहनी यानी वेस्कुलर पौधों में पानी ऊपर कैसे जाता है? हम जानते हैं कि पानी खींचते हैं जड़ों के थ्रू पौधे। तो ऑप्शन है फ्लोएम, पैरेन्काइमा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और जाइलम टिश्यू। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जाइलम। देखिए, इसमें जाइलम होता है, एक होता है फ्लोएम। इन दोनों को मिला के संवहनी बंडल बोला जाता है, संवहन वेस्कुलर बंडल, संवहन बंडल बोला जाता है इसको, दोनों को मिला के। ठीक है, तो जाइलम क्या होता है कि जब पौधे जड़ों से पानी या खनिज लवण खींचते हैं तो ये जाइलम के थ्रू पत्तियों तक पहुंचता है। ठीक है, और जब पौधे प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के द्वारा जब अपना भोजन निर्माण कर लेते हैं और उनको सभी प्लांट के सभी पार्ट्स में जब बांटना होता है तो बांटता कौन है? फ्लोएम। ये बांटता है, फैलाता है। ठीक है, तो नाम से भी दिखा रहा होगा जाइलम जा रहा है, तो पानी ऊपर जा रहा है। अब फ्लोएम क्या करता है? फैलाता है। नेक्स्ट है, सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का तापमान क्या होगा? ऑप्शन है 31 डिग्री सेंटीग्रेड, बी 98.4 डिग्री सेंटीग्रेड, सी 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड, डी 31.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इसी को फॉरेनहाइट में पूछ लिया जाए तो 98.4 डिग्री फॉरेनहाइट। यहाँ पे सेंटीग्रेड में दिया होता है इसलिए नहीं होगा, फॉरेनहाइट में होता तो सही है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। सर्वदाता वर्ग के रक्तदाता का रक्त ग्रुप क्या होता है? मतलब यूनिवर्सल डोनर जो दे सके सबको, अन्य सभी रक्त ग्रुप के लोगों को अपना खून दे सके, उसी को यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। तो कौन सा है यूनिवर्सल डोनर? ए बी, ए ओ और बी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। मतलब ओ ग्रुप जिसका भी है वो ब्लड किसी को भी दे सकता है, किसी भी ग्रुप वाले को दे सकता है, लेकिन ले नहीं सकता है। लेगा वो सिर्फ ओ से ही, लेकिन दे सबको सकता है। ओ वर्गधारी व्यक्ति जो भी है वो सभी वर्गों को रक्तदान कर सकता है, इसलिए इसको सर्वदाता कहते हैं। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ए बी वर्ग वाला जो व्यक्ति है ना, ये किसी से भी ले सकता है, यानी इसको यूनिवर्सल रिसेप्टर कहते हैं। ठीक है, सार्वत्रिक ग्राही कहते हैं। ये ले सकता है,
और ये क्या कर सकता है, दे सकता है। फिर ये किसी से भी ले सकता है, ये किसी को भी, किसी भी ब्लड ग्रुप वाले को दे सकता है। ठीक है, तो ओ यूनिवर्सल डोनर है और ए बी यूनिवर्सल रिसेप्टर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कशेरुक रज्जु में यानी स्पाइनल कोड में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? ये क्वेश्चन भी बहुत रिपीट होता है। कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं स्पाइनल कोड में निकलती है? ऑप्शन है 13, 31, 33 और 12। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 31। कशेरुक रज्जु यानी स्पाइनल कोड से 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? ठीक है, हमारा एक दूध का दांत होता है, एक परमानेंट होता है ना, टेम्पररी और परमानेंट। दूध का दांत टूटता है, फिर उसके जगह नए दांत आते हैं। तो ऐसे कितने दांत हैं जो 2 बार विकसित होते हैं, 2 बार आते हैं? तो ऑप्शन है 4, 20, 12 और 28। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये होगा सी ये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 20। 20 दांत ऐसे हैं, 20 दांत ऐसे हैं जो 2 बार निकलते हैं, और 12 दांत जो है ऐसे हैं जो परमानेंट होते हैं। ये हमें जीवन में एक ही बार निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मनुष्य की खोपड़ी में यानी स्कल में कितनी अस्थियां होती है, कितनी हड्डियां होती है ये खोपड़ी में? ठीक है, ऑप्शन है 8, 30, 32, 34। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? खोपड़ी, स्कल, कपाल, इसमें कितनी हड्डियां होगी? 8। खोपड़ी में 8 हड्डियां होती है। अब जैसे कि है मुंह में कितनी हड्डियां होती है? मुख में होती है हमारी 14। ठीक है, कंठ में तो पता है, छू के देख लीजिए, एक ही हड्डी होगा। कान में 6। ठीक है, मुख में 14, कान में 6 और खोपड़ी में 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी क्या होती है? ए खोखली, बी संरंध्री, सी ठोस, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? खोखली। जो हमारे पैर की हड्डी होती है ना, वो खोखली होती है। और शरीर का सबसे बड़ा हड्डी कौन सा है? उसको बोलते हैं फीमर। शरीर का सबसे बड़ा हड्डी कौन सा है? वो पैर में ही होता है, जांग की हड्डी। उसको क्या बोलते हैं? फीमर। ये सबसे बड़ी हड्डी है, सबसे बड़ी हड्डी है। ये कहां होती है? जांग में। ठीक, और सबसे छोटी हड्डी वो कान में होती है, छोटी कान में होती है, उसको बोलते हैं स्टेपीस। ठीक, स्टेपीस सबसे छोटी, फीमर सबसे बड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? ये अभी हमने पढ़ा था, 100, 200, 300 उपयुक्त में से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। टोटल कितना हड्डी होता है? 206। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई समझ लीजिए इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? अवशेषी अंग नहीं है यानी वेस्टेजियल ऑर्गन कौन सा इसमें नहीं है? ऑप्शन क्या क्या है? निक्टेटिंग पर्दा, बी कर्णपाली की कर्नाभ मांसपेशियां, सी सामने वाले चपटे दांत, डी वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। जो हमारा आगे वाला दांत है, इंसाइजर बोलते हैं उसको, 2 चपटे चपटे दांत दिख रहे होंगे ऊपर नीचे, तो उनका ऐसा कोई यूज नहीं है शरीर में, ऐसी बात तो नहीं है, उसका बहुत सारा यूज है। कोई भी चीज को काटने कुतरने के लिए उसी का यूज किया जाता है। और ये सब जो है, और जो निक्टेटिंग पर्दा है, कर्णपाली कर्नाभ मांसपेशियां, जो कान के ऊपर जो मांसपेशी है, कान, बाहरी कान, और वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ये कहाँ होता है? हमारे आंत में होता है, मतलब बड़े आंत में। ठीक है, तो इन सब का कोई यूज नहीं है, लेकिन हमारा कृंतक का यूज है। तो इंसाइजर यानी चपटे वाले दांत जो है ये अवशेषी अंग नहीं है। बाद बाकी ये तीनों क्या है? ए, बी और डी, ये तीनों अवशेषी अंग हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के लिए कौन उत्तरदायी है? ए बैक्टीरिया, बी डीएनए, सी एंजाइम, डी इंसुलिन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एंजाइम, सी। एंजाइम क्या है? एक जैवीय उत्प्रेरक है, ठीक है। ये क्या है? प्रोटीन है, प्रोटीन, ठीक है। अन्य उत्प्रेरक की तरह ये अभिक्रिया को क्या करता है? तेज कर देता है। कैटालिस्ट उत्प्रेरक, कैटालिस्ट क्या करता है? कोई भी अभिक्रिया हो रही है उसको क्या करता है? तेज करता है। तो एंजाइम क्या करता है? ये अपने शरीर के अभिक्रिया को तेज कर देता है। जीवों में ज्यादातर एंजाइम की उपस्थिति में ही ये अभिक्रियाएं होती है। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है, वो कौन सा है? यानी चमड़े को, यानी स्किन को ग्लो करने में सहायता देता है। तो ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन सी। विटामिन सी वो विटामिन है जो खट्टे फलों में, विशेष करके रसेदार फलों में पाया जाता है। इसका विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक एसिड। ये किस में पाया जाता है? आंवला में, नींबू में, संतरे में। आंवला, नींबू, संतरा, नारंगी, अमरूद में भी पाया जाता है। तो ये स्किन को ग्लो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? वही रासायनिक नाम अभी हमने देखा था, एस्कॉर्बिक एसिड। इसका ऑप्शन देखने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, सीधा सीधा मारेंगे एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट है, इल्यूनिन प्राप्त होता है किससे? ऑप्शन अदरक के प्रकंद से, बी डहेलिया की जड़ों से, सी बालसम पुष्प से, डी आलू के कंद से। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डहेलिया की जड़ों से। इल्यूनिन जो है एक पॉलीसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड है। ये डहेलिया की जड़ों से पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 80% से ज्यादा सेल में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? सेल यानी कोशिका। कोशिका में वो कौन सा पदार्थ है जो उसमें 80% से भी ज्यादा होता है? ऑप्शन है प्रोटीन, चर्बी, खनिज और जल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल। हमारे शरीर में भी जो हमारे सेल्स हैं, सेल्स में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक खोजों से स्पष्ट हो चुका है कि जीवन का प्रारंभ हो चुका था 5 वर्ष, ओह सॉरी, यहां टाइपिंग मिस्टेक हो गया, 5 अरब वर्ष पूर्व। ऑप्शन बी है 6 अरब वर्ष पूर्व, 3.5 अरब वर्ष पूर्व, 5.5 अरब वर्ष पूर्व। तो जीवन का प्रारंभ कब हो चुका था? इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी 3.5 अरब वर्ष पूर्व। आधुनिक खोजों से स्पष्ट हो चुका है कि इस समय तक जीवन का प्रारंभ हो चुका था। नेक्स्ट है, निषेचन की क्रिया यानी फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहां पर होती है? ऑप्शंस हैं गर्भाशय में, अंडवाहिनी में, अंडग्रंथि में, योनि मार्ग में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अंडवाहिनी में, फिलोपियन ट्यूब में। देखिए, मानव में क्या होता है? आंतरिक निषेचन होता है, हमें पता है। मैथुन क्रिया यानी सेक्स के द्वारा नरयुग्मक, जिसको शुक्राणु बोलते हैं, स्त्री जननांग में प्रवेश करते हैं। शुक्राणु यानी स्पर्म। शुक्राणु क्या होते हैं? अधिक एक्टिव होते हैं, बहुत ही सक्रिय होते हैं, चलायमान होते हैं। करोड़ों शुक्राणु योनि में प्रविष्ट करते हैं, लेकिन निषेचित करता है सिर्फ एक ही शुक्राणु, एक ही स्पर्म जाके गर्भाशय ग्रीवा से गर्भाशय की ओर बढ़ता है और अंडवाहिनी में या उसको डिंब वाहिनी बोलिए या फिलोपियन ट्यूब में, वहां पे जाके ओवम को निषेचित करता है। तो मेल में क्या होता है? स्पर्म होता है, स्पर्म होता है, और फीमेल में क्या होता है? ओवम। ठीक है, तो यहां पे फर्टिलाइजेशन होता है। तो फर्टिलाइजेशन कहां होगा? अंडवाहिनी में या डिंब वाहिनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक मनुष्य के पूर्वज हैं? ए जावा मनुष्य, क्रोमैग्नॉन मनुष्य, निएंडरथल मनुष्य और पेकिंग मनुष्य। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रोमैग्नन मनुष्य। क्रोमैग्नन मनुष्य जो है आधुनिक मानव से मिलता जुलता है। ये आज के मानव के समान ही 6 फुट लंबा होता था और सीधा होता था, एकदम स्ट्रेट। पाषाण युग में होता था, तो पाषाण युग में था, इसका मतलब क्या है? पत्थर के औजारों का प्रयोग करता होगा, पशुओं की खाल को पहनता होगा, गुफा में रहता है, गुफा की दीवारों पर उसके बनाए गए भित्ति चित्र भी मिलते हैं। तो यानी ये सबसे नया प्रागैतिहासिक मानव है। कौन? क्रोमैग्नॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास का मुख्य कारक क्या है? ए उत्परिवर्तन, बी हासिल किए हुए गुण, सी लैंगिक जनन, डी
प्राकृतिक वरण। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्राकृतिक वरण, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी जो अनुकूलन होता है उसी को बोलते हैं प्राकृतिक वरण, वही विकास का मुख्य कारक है। अब उत्परिवर्तन किसका मुख्य कारक हो जाएगा? उत्परिवर्तन विविधता का मुख्य कारक है। विविधता जो हमारे बीच है उसका मुख्य कारण है उत्परिवर्तन, और विकास का मुख्य कारक क्या है? प्राकृतिक वरण, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी अनुकूलन। आज के सर्वाधिक मान्य सिद्धांत क्या है विकास का? संश्लेषणात्मक सिद्धांत बोला जाता है उसको। इसमें जाति के अभ्युदय को आनुवंशिक विविधताओं की अन्योन्य क्रियाओं प्राकृतिक चयन के आधार पर स्पष्ट किया गया है। ठीक है, तो विविधता का अगर कारक पूछा जाए तो उत्परिवर्तन, और विकास का मुख्य कारक पूछा जाए तो प्राकृतिक वरण या पीढ़ी दर पीढ़ी अनुकूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है? ए आरएनए, बी इन्वर्टेज, सी इंसुलिन, डी एस्कॉर्बिक एसिड। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है इंसुलिन। इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन है। इंसुलिन कहां मिलता है? ये अग्न्याशय से निकलता है। अग्न्याशय यानी पेनक्रियास से स्रावित होता है। ये अंतःस्रावी ग्रंथि एंडोक्राइन है। ये क्या करता है? ब्लड में ग्लूकोज का नियंत्रण करता है। ग्लूकोज का नियंत्रण करता है। इसकी कमी से क्या हो जाता है? डायबिटीज यानी शुगर की बीमारी। और आरएनए का फुल फॉर्म बताइए? राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहां पर है? कंट्रोल कहां से होता है? जो हमारे रिफ्लेक्टिव एक्शंस हैं उसका कंट्रोल कहां पर होता है? ऑप्शन देखिए, प्रमस्तिष्क में यानी सेरिब्रम में, अनुमस्तिष्क में यानी सेरिबेलम में, कशेरुक रज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड में, तंत्रिका कोशिका यानी नर्व सेल में। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कशेरुक रज्जु, यानी स्पाइनल कॉर्ड से ही हमारे प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण होता है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण जो स्पाइनल कॉर्ड में होता है, ये स्पाइनल कॉर्ड कैसा होता है? एक बेलनाकार संरचना है। यह मेडुला ओब्लांगाटा से शुरू होता है और कशेरुक दंड में नीचे की ओर विस्तारित होता है। यह भी क्या होता है? क्रेनियम से ढका हुआ होता है। कुल मिलाकर 31 जोड़ी जो है, 31 जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं मेरु रज्जु से यानी कशेरुक रज्जु से निकलती है। ठीक है, कितनी? 31 जोड़ी। ये देखिए क्वेश्चन आ गया, विकास का कारण है। विकास का कारण क्या है? फॉसिल पदार्थ, जीने के लिए संघर्ष, पीढ़ी दर पीढ़ी अनुकूलन और वंशागति। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पीढ़ी दर पीढ़ी अनुकूलन। ठीक है, ये इससे पहले भी हम देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम क्या है? ऑप्शन है अमोनिया, एसिटिलीन, कार्बन मोनोऑक्साइड और एथिलीन। इसका सही आंसर हो जाएगा एथिलीन, ऑप्शन नंबर डी। ये कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयोग की जाने वाली एकमात्र गैस है। मां पौधे की भांति पौधा मिलता है। ए बीजों से, बी तना काट से, सी इन दोनों से, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका सही आंसर आप बता सकते हैं, ये दोनों से होता है, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल के बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती है, क्यों? क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन अधिक मात्रा में प्राप्त होती है, उनका शरीर का ताप बढ़ जाता है, वे सांस नहीं ले पाती है, वे जल के बाहर चल नहीं पाती। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन देख के आप बता सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि वह सांस नहीं ले पाती। हवा में 20% ऑक्सीजन, लगभग 21% ऑक्सीजन है। पानी में भार की तुलना में कितना परसेंट ऑक्सीजन है? 0.5 से 0.9% भार के तापमान पर निर्भर करते हुए उतना ही ऑक्सीजन है। किंतु अधिकतर मछलियां क्या होती है, जैसे पानी से बाहर निकाले तो O2 की कमी से घुटन से मर जाती है। इसका मेन कारण क्या है? देखिए, पानी में बहाव के साथ गैसों का आदान प्रदान हो जाता है। उन मछलियों में देखा होगा आपने, अब मानो ये मछलियां हैं, बहुत अच्छे से तो नहीं बना है, समझ जाओ मछली है। यहां देखा होगा आपने गिल्स होते हैं, गलफड़, गलफड़ लाल रंग के या मरून कलर के गलफड़ दिखे होंगे आपको। तो वे गलफड़ ही, गिल्स ही वो मेन अंग है उसका, जिसके कारण वो अंदर सांस ले पाते हैं। ये पतले चपटे गलफड़े एक गीले कागज की भांति कार्य करने लगते हैं, लेकिन जैसे ही पानी से निकलते हैं तो सभी गलफड़े क्या होते हैं? ये आपस में जुड़ जाते हैं। आपस में जुड़ जाते हैं तो सतही क्षेत्र कम हो जाता है। सतही क्षेत्र कम हुआ तो गैसों का आदान प्रदान कम हुआ, जिसके कारण क्या हुआ? मछली की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? ए गंध से, बी दृष्टि से, सी नर्तन से, डी स्पर्श से। इसका सही आंसर हो जाएगा नर्तन से। देखिए, सभी जीवों में सूचनाओं का आदान प्रदान करने की विधि होती है। हमारे में जैसे दृष्टि है, आवाज है, स्पर्श है। कुछ जीव अपने रसायन के द्वारा सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, जैसे चींटियां होती है, रसायन छोड़ती हुई जाती है। मधुमक्खियां भोजन की दिशा और उसके स्रोत को बताने के लिए क्या करते हैं? विभिन्न प्रकार की नृत्य मुद्राएं करती है। तो नर्तन से एक दूसरे को पहचाना जाता है। अब हीमोग्लोबिन
में कौन सी धातु होती है? ऑप्शन है तांबा, सोना, चांदी और लोहा। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, लोहा। देखिए हीमोग्लोबिन क्या है? लोहा और ऑक्सीजन युक्त प्रोटीन है। लोहा और ऑक्सीजन युक्त क्या है? ये प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन क्या होता है? ये आरबीसी में पाया जाता है। ठीक है, आरबीसी, रेड ब्लड कार्पसल्स, लाल रक्त कणिका, इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शंस डायलिसिस, हिलोलिसिस, सिरोसिस, पैरालिसिस। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, डायलिसिस। हमारा किडनी का काम क्या है? ब्लड को प्यूरिफाई करना। ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए अगर किडनी ही ना हो तो फिर कैसे होगा? तो देखते होंगे जिसकी किडनी खराब होती है उसको डायलिसिस के द्वारा उसका ब्लड प्यूरिफाई किया जाता है। ठीक है, तो डायलिसिस वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर में खून का शुद्धिकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टरों के द्वारा एनिस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस है। देखिए डॉक्टर जब बेहोश करते हैं पेशेंट को तो उस समय एनिस्थीसिया दिया जाता है, उसके लिए कौन सा गैस यूज किया जाता है? ऑप्शन है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रस ऑक्साइड। इसको हास्य गैस भी कहते हैं, यानी लाफिंग गैस। लाफिंग गैस भी कहते हैं। इसका यूज डॉक्टर एनेस्थीसिया में भी करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी कमी से मधुमेह होता है यानी डायबिटीज होता है? ए ग्लाइसिन, बी हीमोग्लोबिन, सी हिस्टेमिन, डी इंसुलिन। तो ये आपको पता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंसुलिन। इंसुलिन की कमी से क्या होता है? मधुमेह रोग होता है यानी डायबिटीज होता है। इंसुलिन का मेन काम क्या है? ग्लूकोज का कंट्रोल करना। अगर ग्लूकोज का कंट्रोल नहीं हुआ तो ब्लड में शुगर बढ़ेगा, ग्लूकोज बढ़ेगा और डायबिटीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एचआईवी द्वारा होने वाला रोग है, ये तो बहुत इजी, आप सब जानते होंगे। ऑप्शन है क्षय रोग, अंतशोथ, कैंसर, एड्स। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एचआईवी मीन्स ह्यूमन इम्यूनो वायरस, इससे क्या होता है? एड्स होता है। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज जो हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा, हम और भी वीडियो आपके सामने लाएंगे। ठीक है, हमें थोड़ा मोटिवेट करें, हमारी मेहनत को थोड़ा सफल बनाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णांधता से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि? ऑप्शन, वे अधिक मानसिक तनाव से गुजरते हैं, बी अधिक देर बाहर रहते हैं, सी उनमें केवल एक क्रोमोसोम होता है, डी उनमें साधारणतः चर्बी कम होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, क्योंकि उनमें केवल एक क्रोमोसोम होता है। देखिए फीमेल में क्या होता है? एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है, मेल में क्या होता है? एक्स वाई क्रोमोसोम होता है। ये जो वाई क्रोमोसोम है ना, यही बच्चे का लिंग निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी है, यानी बच्चा लड़की होगा या लड़का होगा तो ये इसी वाई क्रोमोसोम पे डिपेंड करता है। तो वर्णांधता से पीड़ित इसलिए होते हैं क्योंकि उनमें एक ही क्रोमोसोम होता है। और स्त्रियां क्या होती है? इसकी वाहक होती है। वर्णांधता मतलब क्या? कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस। इसमें क्या होता है कि हरा और लाल रंग नहीं दिखता, उसमें अंतर ही नहीं कर पाता है, इसलिए जिसको कलर ब्लाइंडनेस है उसको ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्पिरिन कहां से मिलती है? पेट्रोलियम से, पृथ्वी से, एक पेड़ से और एसिड की रासायनिक विक्रिया से। इसका सही आंसर है एक पेड़ से। एक पेड़ है विल्वो, इसकी छाल से जो है ये एंटीपायरेटिक दवाएं यानी एस्पिरिन वगैरह बनती है। ये इसके लकड़ी से क्रिकेट बैट भी बनता है, क्रिकेट बैट भी इसकी लकड़ी से बनता है। गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है नाइट्रोजन युक्त उर्वरक, बी पोटेशियम युक्त उर्वरक, सी तांबा युक्त उर्वरक, डी लोहा युक्त उर्वरक। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन युक्त उर्वरक। इसका उपयोग किया जाता है गेहूं की खेती के लिए, जो किसमें मिलता है हमको? यूरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल में कौन सी धातु आयन पाया जाता है?
ऑप्शन लोहा, मैग्नीशियम, जस्ता और कोबाल्ट। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम आयन पाया जाता है। ये क्लोरोफिल जो है मानव रक्त में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है उसी के समान है। अब क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? पौधे में पाया जाता है। ये क्या करता है? प्रकाश ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के माध्यम से क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है, जिसके कारण उसको पेड़ पौधे को खाना मिलता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। पौधे एवं पेड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन है कार्बोहाइड्रोलिसिस, मेटाबॉलिक सिंथेसिस, फोटोसिंथेसाइजेशन और फोटोसिंथेसिस। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों अलग अलग हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जो है, जो हरे पौधे जो ऑटोट्रोप्स होते हैं उनमें भोजन का निर्माण होता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें क्या करता है? पौधे सूर्य के प्रकाश में क्या करते हैं? पौधे में जो पत्तियों में उपस्थित होते हैं क्लोरोफिल यानी पर्णहरित, उसको लेते हैं, वातावरण से CO2 लेते हैं, भूमि से जल लेते हैं और उसका प्रयोग करके कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। तो इसको आप इस फॉर्मूला की मदद से भी समझ सकते हैं। 6CO2 प्लस 12H2O, सूर्य प्रकाश लेता है, यहाँ क्लोरोफिल होता है, और C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। ये जो है हमारा बाय प्रोडक्ट है इसका। कभी कभी पूछा जाता है बाय प्रोडक्ट, प्रकाश संश्लेषण का बाय प्रोडक्ट क्या है? तो O2 होगा, और क्या बनाता है? तो कार्बोहाइड्रेट बनाता है, C6H12O6। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है फूल, पत्ती, तना, जड़। इसका आंसर आप बहुत इजीली दे सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जड़। जड़ जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इससे ही क्या करते हैं पौधे? खनिज लवण और जल प्राप्त करते हैं। साथ ही ये पौधे को क्या करता है? भूमि पर स्थिर रखता है, संभाले रखता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? ऑप्शन है यूकेलिप्टस, बी सिकोया, सी देवदार, डी परनाग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा सिकोया। सिकोया वर्ल्ड का सबसे लंबा वृक्ष है। इसे रेडवुड भी कहते हैं, रेडवुड। इसका दूसरा नाम रेडवुड भी है, और इसका पूरा नाम है सिकोया सेम्पर वीरेंस, या सिकोया भी बोलते हैं। इसकी ऊंचाई है लगभग 115 मीटर। और अगर सबसे छोटा का बात करें, तो उसको बोलते हैं एंजियोस्पर्म वुल्फिया। एंजियोस्पर्म वुल्फिया। ठीक है, सबसे लंबा हो गया आपका सिकोया, सबसे छोटा हो गया एंजियोस्पर्म वुल्फिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्पिरिन है, एस्पिरिन क्या है? ए प्रतिजैविक, बी एंटीपायरेटिक, सी शामक, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। एस्पिरिन जो है एंटीपायरेटिक है, यानी दर्द निवारक है। ये दर्द निवारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है, यानी सबसे ज्यादा प्रोटीन इनमें से किस में होता है? ए चना, बी मटर, सी सोयाबीन, डी अरहर। इसका सही आंसर आपको पता ही होगा, ऑप्शन नंबर सी सोयाबीन। सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा अधिकतम होती है। इसमें लगभग 38 से 42% तक प्रोटीन पाया जाता है, जो कि अन्य फलियों से ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार का सबसे बड़ा पुष्प यानी फूल कौन सा है? ए कमल, बी रेफ्लेसिया, सी बहुत बड़ा कैक्टस, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी रेफ्लेसिया। रेफ्लेसिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा फ्लावर है। ये कहां पाया जाता है? इंडोनेशिया और मलेशिया के वर्षा वनों में। इंडोनेशिया और मलेशिया के वर्षा वनों में पाया जाता है, रेन फॉरेस्ट में, वर्षा वनों में पाया जाता है। सबसे पहले इसको खोजा गया था 1818 में पहली बार जोसेफ अर्नोल्ड के द्वारा। इस फूल को अगर देखें बड़ा सा होता है। इस फूल का अगर व्यास देखें यहां से यहां तक, तो ये लगभग 100 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, और वजन 10 kg तक होता है। और सबसे
इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इस फूल से जो बदबू आती है वो सड़े हुए मांस की आती है, तो ये फूल आप किसी को दे नहीं सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था नोबेल प्राइज से? यहाँ नोबेल नोबेल प्राइज से किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? ऑप्शन है प्रोटीन के संश्लेषण के लिए, बी जीन के संश्लेषण के लिए, सी नाइट्रोजनी क्षारों के संश्लेषण के लिए, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जीन के संश्लेषण के लिए, ऑप्शन नंबर बी। हरगोविंद खुराना जी को जीन संश्लेषण के लिए 1968 में चिकित्सा का नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, चिकित्सा का, यानी मेडिकल फील्ड में इसको नोबेल प्राइज मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्क्योप्टेरिक्स क्या है? ए जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी, जुरासिक काल का सरीसृप, सी ट्रायसिक काल का सरीसृप, डी ट्रायसिक और जुरासिक काल का सरीसृप। सरीसृप मतलब रेप्टाइल, तो ये रेप्टाइल नहीं था, ये पक्षी था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है। जुरासिक वर्ल्ड वही है जब डायनासोर पाए जाते थे, जुरासिक काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं ए मत्स्य में, बी उभयचर में, सी सरीसृप में, डी स्तनी में। यानी वो मछली है कि एम्फीबियन है कि रेप्टाइल है कि मैमल है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। डॉल्फिन को आप मछली समझने की भूल कभी मत कीजिएगा, वो एक मैमल है इंसानों की तरह। ठीक है, वो भी मैमल है, और इंसानों के बाद सबसे ज्यादा बुद्धिमान प्रजाति वही है, डॉल्फिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति वर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, इसकी पहचान करें। लगभग हर साल 5 लाख लोग, इंडियन लोग मर जाते हैं इस रोग से। वो रोग कौन सा है? ए एंसेफेलाइटिस, बी एड्स, सी कैंसर, डी क्षय रोग। इनमें से बहुत लोग ये एड्स समझते हैं, नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा क्षय रोग। ठीक है, क्षय रोग का कारण क्या है? जीवाणु, ये जीवाणु से होता है। ठीक है, उस जीवाणु का नाम क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। क्षय रोग से क्या प्रभावित होता है? फेफड़ा, फेफड़ा डैमेज कर देता है क्षय रोग। इस जीवाणु का नाम भी लिख देता हूं, इस जीवाणु का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शर्कराओं में सबसे मीठी है? ऑप्शन नंबर ए फ्रुक्टोज, बी ग्लूकोज, सी सुक्रोज, डी लैक्टोज। इसका सही आंसर हो जाएगा ए फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज सबसे मीठी चीनी है। फ्रुक्टोज क्या है? एक मोनोसेक्राइड है, मोनोसेक्राइड है। फ्रुक्टोज एक मोनोसेक्राइड है जो सर्वाधिक मीठा होता है। फ्रुक्टोज भी एक क्या है? सामान्य शुगर है, जो किसमें पाया जाता है? फलों, सब्जियों आदि में पाया जाता है। ये बाजार में स्वीटनर के तौर पे भी मिलता है। अब सुक्रोज की बात करें तो ये क्या है? डाइसेक्राइड है, ये डाइसेक्राइड है। इसका निर्माण ग्लूकोज और फल शर्करा के एक एक अणु से मिलकर बना होता है। आजकल कृत्रिम शर्करा के रूप में क्या मिलता है? सैकरीन एक होता है, ये आर्टिफिशियल स्वीटनर है, ये कृत्रिम होता है सैकरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह विटामिन जो रक्त का थक्का बनाने में प्रभावी होता है? तो ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन के। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन के। विटामिन के है जो रक्त का थक्का बनाने में प्रभावी होता है। इसका हम व्याख्या देख लेते हैं थोड़ा। विटामिन जो रक्त का थक्का बनाने में प्रभावी होता है वो कौन सा है? विटामिन के। इसका रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन। ठीक है, यह रक्त स्राव रोधी विटामिन है, मतलब रक्त को बहने से रोकता है। यकृत में यानी लीवर में प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण के लिए भी आवश्यक है। विटामिन के किससे मिलता है? हरी पत्तेदार सब्जियां, टमाटर, पनीर आदि में मिलता है। ठीक है, रक्त का थक्का बनाने की अभिक्रिया ये है, आप इसको पढ़ सकते हैं। रक्त में उपस्थित हिपेरिन नाम का प्रोटीन का निर्माण यकृत में होता है, जो शरीर के अंदर खून को जमने से रोकता है। तो वो कौन सा प्रोटीन है? हिपेरिन। इसको याद रखिएगा। विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है? रतौंधी, रात में दिखना
बंद हो जाता है, दिखने में प्रॉब्लम होता है, आंखों की बीमारी है रतौंधी। विटामिन B1 की कमी से क्या होता है, बेरी, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला सेक्स हार्मोन है, ए एस्ट्रोजन, बी एंड्रोजन, सी इंसुलिन, डी ऑक्सीटोसिन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन क्या है, महिला सेक्स हार्मोन है। इसके अलावा एक और हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन, ये भी महिला सेक्स हार्मोन है। ये दोनों मेन सेक्स हार्मोन होते हैं। ये हार्मोन्स क्या होते हैं, हमारे शरीर के केमिकल मैसेंजर्स हैं। ये हमारे शरीर के कई कार्यों को प्रभावित करते हैं, जिनमें से हमारे शरीर की ग्रोथ यानी विकास शामिल है। एस्ट्रोजन, इसका निर्माण जो होता है ये अंडाशय, ग्लैंड्स और फैटी टिश्यू द्वारा किया जाता है। इंसुलिन के बारे में तो आपको पता ही होगा कि इसके अल्पस्रावन से यानी कम सेक्रेट अगर होता है तो ये क्या हो जाता है, डायबिटीज नामक रोग हो जाता है। इंसुलिन किससे स्रावित होता है, अग्न्याशय ग्रंथि से, इंडोक्राइन ग्रंथि होती है ये। ऑक्सीटोसिन, ये दूध से रिलेटेड है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन दूध के स्राव को स्टिमुलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल प्राइज दिया गया। ऑप्शंस हैं आर्विड कार्सन, बी जॉन एफ एंडर्स, सी रॉबर्ट बी लफलिन, डी वाल्टर कोहेन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कार्लसन। कार्लसन को इसके उपचार के विकास के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। पार्किंसन रोग शरीर में क्या करता है, कपकपी। पार्किंसन से शरीर में क्या होता है, कपकपी हो जाता है। मेन क्या करता है, ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, हमारे तंत्रिका तंत्र को, नर्वस सिस्टम को प्रभावित करने वाला रोग है। इसमें तंत्रिका तंत्र के डोपामाइन का स्तर क्या हो जाता है, गिर जाता है, जिसके कारण शरीर में हमेशा कंपन बना रहता है। और एक बात, नोबेल प्राइज जो है, नोबेल प्राइज की शुरुआत 1901 में की गई थी, किसके द्वारा, तो अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है। ऑप्शन ए विटामिन ए, बी कैल्शियम, सी आयोडीन, डी लोहा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी आयोडीन। थायराइड ग्रंथि की खराबी आयोडीन की कमी से होती है। आयोडीन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। आयोडीन क्या होता है, थायराइड ग्रंथि द्वारा जो स्रावित होता है थायरोक्सिन हार्मोन। थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, थायरोक्सिन, नाम से ही सिमिलर लग रहा होगा, थायरोक्सिन, ये हार्मोन स्रावित होता है। आयोडीन क्या करता है, इसके लिए जरूरी है। मानव शरीर में लगभग 20 mg आयोडीन पर डे चाहिए। ये कितना चाहिए, 20 mg आयोडीन पर डे चाहिए। आयोडीन का मेन सोर्स क्या है, मछली है, समुद्री खरपतवार है, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, आयोडीन युक्त नमक आदि है। हमारे घर में जो नमक आता है उसमें ऐड किया जाता है ना कि इसमें आयोडीन है, तो आयोडीन जरूरी होता है शरीर के लिए। आयोडाइड नमक में क्या होता है, पोटेशियम आयोडाइड का उपयोग किया जाता है। जो नमक होता है उसमें किसका उपयोग किया जाता है, पोटेशियम। आयोडीन नमक में किसका प्रयोग किया जाता है, पोटेशियम आयोडाइड का। ठीक है। थायराइड ग्रंथि जो है ये कहां पाया जाता है, तो मनुष्य के गले में, श्वास नली, ट्रैकिया के दोनों ओर, लैरिंग्स के नीचे स्थित होता है। भोजन में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, घेगा, ग्वाइटर, जो गला फूल जाता है। देखते होंगे कि मनुष्य के शरीर में जैसे गला है तो यहाँ पे गला ऐसे फूल जाता है, या घेगा रोग, इसी को बोलते हैं घेगा रोग। ये आंख है, मुंह है, ठीक है, तो घेगा रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कड़वाहट के लिए यानी बिटर टेस्ट के लिए, तीखा टेस्ट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र कौन सा है। ऑप्शन है नोक यानी टिप, मध्य भाग, पीछे का भाग, किनारा। ये मानिए आपका जीभ है, तो कौन सा भाग जो है कड़वाहट के लिए जिम्मेदार है इस हमारे जीभ का, तो ये जो इसका सही आंसर हो जाएगा कड़वाहट के लिए पीछे का भाग, यानी ये पार्ट जो है, ये पार्ट, इसमें हमें बिटर टेस्ट मिलता है, बिटर टेस्ट मिलता है। और ये आगे का जो टिप, ये जो नोक का भाग है, इसमें हमें स्वीट मिलता है। ठीक है। और ये पार्ट जो है, यहाँ पे हमें
सौर यानी खट्टा का पता चलता है। और ये इस पार्ट में हमें क्या पता चलता है, सॉल्टी यानी नमकीन। और ये जो जीभ में जो है ना छोटे छोटे अंकुर होते हैं जिन्हें स्वाद कलिका कहते हैं यानी टेस्ट बड कहते हैं। यही स्वाद कलिका जो है, ये जो स्वाद कलिकाएं होती है, इन्हीं से हमें विभिन्न भोजन के स्वादों का ज्ञान होता है। ठीक है। और जो जीभ है हमारे मुंह का सबसे बिजिएस्ट पार्ट है, हमेशा बिजी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि? ऑप्शन है, ये खाद्य सामग्री को संग्रहित करता है, बी, यह मिट्टी में क्षैतिज रूप से बढ़ता है, सी, इसमें क्लोरोफिल की कमी है, डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यह खाद्य सामग्री को संग्रहित करता है। अब इसका थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं। अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि ये खाद्य सामग्री को संग्रहित करता है। ये क्या है, तना है। इसमें अगर ये ऑप्शन ना हो कि खाद्य सामग्री को संग्रहित करता है, तो इसका दूसरा ऑप्शन अगर ये हो कि इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं, तो ये आंसर हम मारेंगे। ठीक है। भूमि में स्थिति के अनुसार तना तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है भूमिगत तना, मतलब पौधे का वह भाग जो पूरी तरह से भूमि के अंदर है, वो भूमिगत तना हो गया। प्रतिकूल परिस्थितियों में भूमिगत तने भोजन संग्रह करने के कारण मोटे और मांसल हो जाते हैं, जैसे हल्दी है, अदरक है, आलू, प्याज, लहसुन, कचालू, फर्ण, केला, ये सब क्या है, ये भूमिगत तना है। ठीक है। अर्धवायवीय तने, नाम से ही पता चल रहा है, अर्धवायवीय मतलब आधा भाग बाहर आधा भाग अंदर, यानी आधा भाग बाहर वायु में पाया जाता है, आधा भाग जमीन के अंदर पाया जाता है। इस तने को क्या बोलते हैं, अर्धवायवीय तना, जैसे दूब, घास, बांस, जलकुंभी, अरुई। अब वायवीय तना, नाम से ही पता चल रहा है कि संपूर्ण भाग भूमि के ऊपर होता है, तो ऐसे तने को वायवीय तना कहते हैं, जैसे गुलाब है, अंगूर है, नागफनी है, ये आदि। तो अदरक क्या है, हमारा तना है। प्याज, लहसुन, हल्दी, ये सब भी क्या है, तना है। इसको जड़ समझने की भूल मत कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है, यानी ये एक ट्रू फ्रूट नहीं है, फॉल्स फ्रूट है। फॉल्स फ्रूट इनमें से कौन सा है? ऑप्शन है सेब, अंगूर, खजूर और आलू बुखारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेब। सेब जो है एक फॉल्स फ्रूट है। फल का निर्माण क्या होता है, अंडाशय से होता है, लेकिन कुछ फल के निर्माण में क्या होता है, बाह्य दलपुंज, दलपुंज या पुष्पासन आदि भाग लेते हैं। ऐसे फल को क्या बोलते हैं, असत्य फल यानी फॉल्स फ्रूट, जैसे कि सेब है, इसके अलावा कटहल है, इन सबको फॉल्स फ्रूट बोला जाता है। फलियां अधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में होती है। क्या होती है, चर्बी या वसा, बी प्रोटीन, सी तेल, डी स्टार्च। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बी प्रोटीन। फलियों में प्रोटीन बहुत प्रचुर मात्रा में होती है, इसलिए बहुत पौष्टिक होती है। ये किस कुल का होता है, लेग्यूमिनस कुल का, लेग्यूमिनस, ये लेग्यूमिनस कुल का पौधा होता है। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को क्या करता है, उसको अवशोषित करके नाइट्रेट में चेंज कर देता है, जिससे क्या बन जाता है, प्रोटीन में बदल जाता है। फलियां को सुपरफूड के रूप में भी जाना जाता है, ये फलियों को सुपरफूड भी बोलते हैं, सुपरफूड के रूप में जाना, क्यों, क्योंकि इसमें प्रोटीन और फाइबर बहुत प्रचुर मात्रा में होते हैं। ये बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लौंग यानी क्लोव्स एक मसाला है जो पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? ऑप्शन है ए तना, बी फल, सी जड़, डी फूल की कली। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी फूल की कली। इसका व्याख्या देख लेते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। लौंग यानी क्लोव एक मसाला है जो किस पौधे से मिलता है, इस पौधे का नाम है यूजीनिया कैरियोफाइलेटा। इसके फूल की कली से प्राप्त होता है ये लौंग। लौंग क्या है, मध्यम कद वाले सदाबहार वृक्ष की सूखी हुई पुष्प कलिका है। ये किस कुल का है, तो मटेंसी कुल का है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, साइंटिफिक नेम क्या है, साइजीनियम एचिटीनियम। इसमें एक तेल पाया जाता है जिसका क्या नाम है, यूजीनोल। ये क्या होता है, दर्द निवारक होता है, यानी एंटीपायरेटिक होता है। ये एक प्रकार का मसाला है, इसका हमें पता है बहुत सारे पकवान में यूज किया जाता है, औषधि के रूप में भी यूज किया जाता है, दांत का मंजन, साबुन, इत्र, वेनिला आदि बनाने में। जंजीबार एक कंट्री है, यहाँ लौंग का सबसे अधिक उत्पादन होता है, ये याद रखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण है,
ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या तो पूछेगा कोहरे में फोटोग्राफी करने में किस विकिरण का प्रयोग किया जाता है, या क्वेश्चन हो सकता है रोगियों की सिकाई करने में कौन सा विकिरण यूज किया जाता है, या एक और क्वेश्चन हो सकता है टीवी के रिमोट कंट्रोल में किस विकिरण का यूज किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए इसका ऑप्शन है इंफ्रारेड, बी माइक्रोवेव, सी यूवी यानी अल्ट्रावायलेट, डी एक्सरे। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इंफ्रारेड, ऑप्शन नंबर ए। मांसपेशियों के दर्द के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला विकिरण कौन सा है? इंफ्रारेड है। शरीर में लैक्टिक एसिड जमा होने के कारण मांसपेशियों में क्या होता है? दर्द हो जाता है, अकड़न हो जाता है, खिंचाव हो जाता है, तनाव हो जाता है, इस तरह की गंभीर बीमारियां पैदा हो जाती है। तो उसके उपचार में भी क्या यूज किया जाता है? इंफ्रारेड। अब इसका उपयोग कोहरे में फोटोग्राफी में, रोगियों की सिकाई करने में, टीवी कंट्रोल में भी होता है, ये हमें पता है। पराबैंगनी किरणें यानी अल्ट्रावायलेट रे का प्रयोग क्या किस में किया जाता है? प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करने में किया जाता है और बैक्टीरियाओं का नाश करने में किया जाता है। अल्ट्रावायलेट यूवी किरणों का क्या? प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करने में और बैक्टीरियाओं का नाश करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है? ऑप्शन है जियोलॉजी, सी ओरोलॉजी, बी ओरोलॉजी, सी सेरोलॉजी, डी ऑस्टियोलॉजी। इसका सही आंसर है डी ऑस्टियोलॉजी। हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत होती है? ऑस्टियोलॉजी। अब कुछ और इंपॉर्टेंट क्षेत्र हैं वो भी देख लेते हैं। पृथ्वी से संबंधित अध्ययन को क्या बोलते हैं? जियोलॉजी। रक्त में एंटीबॉडी एंटीजन के अध्ययन को क्या बोलते हैं? सीरोलॉजी। पर्वतों के अध्ययन को ओरोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी क्या है? पुरातत्व विज्ञान की एक शाखा है। अब देखिए और भी है, हिमेटोलॉजी रुधिर का यानी रक्त का, इक्विथोलॉजी मछली का, मायोलॉजी पेशियों का, मेमेलॉजी स्तनधारियों का मेमल्स, ट्रोफोलॉजी पोषण का, ऑफियोलॉजी सांप का, टेटोलॉजी उपार्जनिक लक्षणों का, फाइलोजेनी जाति के उद्विकास का अध्ययन। इसमें आपको ये हिमेटोलॉजी अच्छे से याद रखना है, इक्विथोलॉजी याद रखना है, और ये तो इंपॉर्टेंट है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई भी एंजाइम नहीं होता? ऑप्शन लाइकेन, विषाणु, जीवाणु, शैवाल। इसका सही आंसर हो जाएगा विषाणु। विषाणु यानी वायरस की कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है। विषाणु की खोज किसने की थी? एक रशियन साइंटिस्ट थे इवानोव्स्की, इन्होंने इसकी खोज की थी। का पता कब लगाया गया था? 1892 में मोजैक रोग से ग्रस्त तंबाकू के पौधों की पत्तियों के रस में पाया गया था। लाइकेन, जीवाणु और शैवाल में कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन विषाणु में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। विषाणु में एक प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल होता है जो कि कोशिका भित्ति की तरह काम करता है। विषाणु की कोशिका भित्ति में कोई एंजाइम नहीं होता। यही हमारा क्वेश्चन था। अब विषाणु विज्ञान से कुछ महत्वपूर्ण खोजों को देखते हैं। चेचक का टीका किसने खोजा? एडवर्ड जेनर ने, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंटरफेरॉन आइजैक्स ने खोजा था। विषाणु का क्रिस्टलीकरण किसने किया? स्टेनले ने। एड्स विषाणु किसने खोजा? लू मॉन्टिग्नेर और गैलो ने। रेबीज का टीका लुई पाश्चर और पोलियो का टीका जे सॉल्क। ये तीनों आप याद रखिएगा, ये एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। चेचक का टीका एडवर्ड जेनर और रेबीज का टीका लुई पाश्चर, पोलियो का टीका जे सॉल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है? ऑप्शन है यकृत, अस्थि मज्जा, तिल्ली और अग्न्याशय। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है, यानी बोन मैरो में। लिम्फोसाइट्स यानी व्हाइट ब्लड सेल्स। मनुष्य के शरीर के अस्थि मज्जा में लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है, यानी बोन मैरो में। लिम्फोसाइट का निर्माण अस्थि मज्जा के स्टेम सेल्स में होता है। लिम्फोसाइट श्वेत रुधिर कणिकाएं होती है। श्वेत रुधिर कणिकाएं व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स होती है। यही हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करती है, जो रोगों से लड़ने का क्षमता प्रदान करता है शरीर को। लाल रक्त के बारे में देखते हैं, आरबीसी के बारे में। ये तो डब्ल्यूबीसी है, लिम्फोसाइट्स। और आरबीसी के बारे में कुछ देख लेते हैं। पूरे शरीर में ऑक्सीजन के संवहन के लिए जिम्मेदार है। प्लेटलेट्स क्या है? ये रक्त का थक्का बनाते हैं। जहां कहीं कट फट जाता है, खून बहने लगता है, उसको थक्का बना के रोक देता है। आरबीसी यानी रेड ब्लड कॉर्पसल्स के कुछ गुण देखते हैं। ये स्तनधारियों के अलावा सभी कशेरुक में अंडाकार द्वितल और केंद्रकीय होती है। स्तनधारियों में गोलाकार द्वितल और केंद्रक विहीन होती है। आरबीसी की संख्या डब्ल्यूबीसी से बहुत ज्यादा होती है।
WBC की संख्या बहुत कम होती है जो रोग से लड़ते हैं। इसकी संख्या का निर्धारण आरबीसी की संख्या का निर्धारण किसे किया जाता है? हीमोसाइटोमीटर, याद रखना है, हीमोसाइटोमीटर। ठीक है, हीमोरेज और हीमोलाइसिस में आरबीसी की संख्या घट जाती है। आरबीसी की संख्या घटने से क्या होता है? एनीमिया रोग हो जाता है, जो कि महिलाओं में बहुत ज्यादा होता है, और वृद्धि अगर हो गया तो पॉलीसेंथेमिया हो जाता है। एनीमिया रोग औरतों में बहुत ज्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? ऑप्शन है टेस्टोस्टेरोन, एड्रेनलिन, थायरॉक्सिन और इंसुलिन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन में क्या होता है? आयोडीन मिली होती है। थायरॉक्सिन हार्मोन में आयोडीन मिली होती है। थायरॉक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन के कम बनने पर या कम स्रावित होने पर की अवस्था को क्या बोलते हैं? हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। थायरॉक्सिन की कमी से शारीरिक मानसिक बीमारियां हो जाती है, यानी विकास धीमा हो जाता है। इसकी कमी से बच्चों में क्या हो जाता है? क्रेटिनिज्म हो जाता है। मिक्सेडिमा और हाइपोथायरॉयडिज्म का एक तीक्ष्ण रूप है, याद रखना है। थायराइड ग्रंथि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। वैसे सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? हमारी यकृत है, ठीक है, लीवर। लेकिन अंतःस्रावी ग्रंथि की बात करें तो थायराइड ग्रंथि सबसे बड़ी है। यह गर्दन में श्वासनली और सूर्यंत्र के जोड़ों पर स्थित होती है, गुलाबी रंग की होती है, एच आकार की होती है। अब इसे स्रावित हार्मोन कौन कौन से हैं? कैल्सिटोनिन है और थायरोक्सिन है। तो आपके सामने क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है एड्स किसके कारण होता है? तो इसका ऑप्शन है प्रोटोजोआ के कारण, फंगस के कारण, बैक्टीरिया के कारण या विषाणु के कारण यानी वायरस के कारण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा एड्स होता है विषाणु के कारण, यानी ऑप्शन नंबर डी। एड्स क्या है? वायरस के कारण होता है। इसका पूरा नाम क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और ये जो वायरस से होता है उसका नाम है HIV यानी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। इस रोग के कारण क्या होता है? हमारी जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, जो इम्यून सिस्टम है, वो कमजोर हो जाती है। इम्यून सिस्टम को मेनली टी सेल स्ट्रॉन्ग करता है, ये टी सेल ही कमजोर हो जाता है इसमें, इस बीमारी में। तो HIV की जो उत्पत्ति है उसको माना जाता है कि चिंपांजी के वजह से हुआ था। इसको SIV को भी माना गया है। एड्स की पहचान कब हुई थी पहली बार? 1981 में, और 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि विषाणु से होने वाली यानी वायरस से होने वाला और कौन कौन से रोग हैं। मेन ये रोग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और उनके विषाणु के नाम क्या क्या है, वायरस के नाम क्या क्या है। तो खासरा रूबियोला वायरस से होता है, गलसुआ पैरामिक्सो से होता है, चेचक वेरियोला से होता है, इन्फ्लुएंजा ऑर्थोमिक्सो से होता है, चिकन पॉक्स वेरिसेला से होता है। ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और डेंगू बार बार ये भी एग्जाम्स में पूछता है कि किस वायरस से होता है, तो वो उसका नाम है अर्बो वायरस। और रेबीज भी रेब्डो वायरस से होता है। ये दो तो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये 3 इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी? ऑप्शन है लिनियस, लैमार्क, मेंडल और डार्विन। तो ये आपको पता होगा ही, इसका डार्विन ने लिखा था इस पुस्तक को, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इसका प्रकाशन हुआ था आपको 1859 में। 1859 में इसको प्रकाशित किया गया था। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज डार्विन ने लिखी है, जिसमें क्या है, जीवों की उत्पत्ति के संबंध में सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। जिस प्रक्रिया द्वारा किसी जनसंख्या में कोई जैविक गुण अधिक या कम हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? प्राकृतिक वरण या प्राकृतिक चयन यानी नेचुरल सिलेक्शन। तो प्राकृतिक वरण के सिद्धांत को समझाने के लिए सबसे सिंपल एग्जांपल क्या है? जिराफ। डार्विन ने बताया था कि धरती पर एक ही पूर्वज के जरिए सभी मानव की प्रजातियां अस्तित्व में आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे कहते हैं जिस प्रोसेस से उसको, जिस संबंध में वो दोनों रहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? पैरासिटिज्म, म्यूचुअलिज्म, कॉमेंसलिज्म और कन्वर्जन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लाइकेन में कौन सा गुण दिखाया जाता है? तो म्यूचुअलिज्म। लाइकेन में 2 चीज है, आपको पता ही है, शैवाल और कवक। ये दोनों आपस में एक अंडरस्टैंडिंग होती है, जिसमें कि दोनों एक दूसरे को बिना नुकसान पहुंचाए साथ में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव जहां रहता है उस सटीक जगह को क्या कहते हैं? ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन है आवास, पारितंत्र, निक यानी निकेत जिसको बोलते हैं, या बायोम।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, आवास। आवास, जो जीव जहां पे रहता है उस सटी जगह को आवास कहते हैं। निक जो है या निकेत, ये क्या होता है? इसके अंतर्गत किसी जीव या उसके समुदाय के विशिष्ट कार्य या स्थान का आकलन किया जाता है और किसी क्षेत्र में कार्य करने वाले भौतिक एवं जैविक दोनों अंशों का पूर्ण योग क्या कहलाता है? परितंत्र। भौतिक और जैविक दोनों का। अब बायोम क्या होता है? बड़े पारितंत्र। जो बड़े पारितंत्र होते हैं उसको बायोम कहते हैं। बायोम में जंतु और पौधे पादप संघों का पूर्ण संगठक होता है। नेक्स्ट है, सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है कहां पर? ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम और पेरोक्सिसोम। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट यानी ऑप्शन नंबर बी। सौर ऊर्जा क्लोरोप्लास्ट में एटीपी में बदलता है। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? इसके दौरान क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक जिसको बोलते हैं, उसके स्टोमा में सौर ऊर्जा का अवशोषण करके एटीपी में ऊर्जा को संग्रहित कर दिया जाता है। क्लोरोप्लास्ट पौधे के प्रमुख अंग है जो कहां मिलता है? पत्तियों में सूक्ष्म रूप से मौजूद होता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया जो इसको क्या बोलते हैं? पावर हाउस। पावर हाउस, पावर हाउस ऑफ द सेल कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया। राइबोसोम क्या करता है? राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करता है। ये प्रोटीन से संबंधित है। ठीक। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस का बाय प्रोडक्ट उपोत्पाद क्या है? ऑप्शन है CO2, O2, ऊर्जा, शर्करा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? O2। फोटोसिंथेसिस का बाय प्रोडक्ट O2 है। ठीक है। फोटोसिंथेसिस क्या है? प्रकाश संश्लेषण है क्या? वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरे पौधे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में जल और कार्बन डाइऑक्साइड के संयोग से क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं और इस प्रक्रिया में उत्पाद के रूप में क्या निकलता है? बाय प्रोडक्ट के रूप में O2 निकलता है। प्रकाश संश्लेषण में CO2 का स्थिरीकरण किस में होता है? कार्बोहाइड्रेट में होता है ना। पत्तियों में विशिष्ट कोशिकाएं होती है जिसको क्या बोला जाता है? मीसोफिल। मीसोफिल। इसी में क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक पाए जाते हैं। ये हरित लवक क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण के क्या वास्तविक केंद्र हैं। पानी का सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो पानी का अपघटन होता है, विखंडन होता है, उसी से क्या निकलता है? O2 रिलीज हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डीएनए की खोज किसने की? ठीक है। तो इसका ऑप्शन है आपके पास जेम्स वाटसन एंड क्रिक, हरगोविंद खुराना, ग्रेगर मेंडल और फ्रेडरिक मिशर। तो आपको देखिए इसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। लोग क्या करते हैं? जेम्स वाटसन एंड क्रिक मार देते हैं, लेकिन ये क्या है? गलत है। इसने डबल हेलिक्स मॉडल की खोज की थी, लेकिन डीएनए की खोज की थी फ्रेडरिक मिशर ने। ठीक है। इसमें देख लीजिए डीएनए, डीएनए मतलब क्या? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। इसके खोजकर्ता कौन है? फ्रेडरिक मिशर। और डबल हेलिक्स मॉडल जो कुंडलीकार विन्यास है उसकी खोज की थी वाटसन एंड क्रिक। उसके साथ विल्किंसन और फ्रैंकलिन भी थे। प्रयोगशाला में अगर बात करें कि सर्वप्रथम संश्लेषण किसने किया था, तो वो थे हरगोविंद खुराना। इसमें नाइट्रोजनी बेस होता है एडेनिन ग्वानिन, एटीजीसी, एडेनिन ग्वानिन और थाइमिन साइटोसिन। ठीक है। नेक्स्ट है, ट्राइग्लिसराइड क्या है? ऑप्शन है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ट्राइग्लिसराइड क्या है? एक वसा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। जो आपका हार्ट संबंधी जो भी बीमारी है, जो भी डिजीज है, इसका मेन कारण क्या बनता है? ट्राइग्लिसराइड, इसी का बनना होता है। ये एक प्रकार के क्या है? वसा है जो रक्त में पाई जाती है। ठीक है। ये हमारे शरीर में क्या होता है? वसा का प्रयोग करके क्या की जाती है? ऊर्जा पैदा की जाती है। 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से, अगर 1 ग्राम ग्लूकोज लेते हैं, हम ग्लूकोज ले लेते हैं, उसके ऑक्सीकरण से कितना ऊर्जा निकलता है हमारे पास? 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। ठीक है। और अगर प्रोटीन को, एक बात और देख लेते हैं, कुछ फैक्ट्स हैं। प्रोटीन का सर्वप्रथम प्रयोग किया था बर्जीलियस ने। प्रोटीन क्या होता है? जटिल कार्बनिक यौगिक होती हैं जो 20 प्रकार के अमीनो अम्लों से मिलकर बने होते हैं। अब विटामिन का आविष्कार किसने किया था? फंक ने। प्रोटीन तो बता ही दिया, इसका प्रयोग सबसे प्रथम बर्जीलियस ने किया था इस शब्द का, और विटामिन का फंक ने। विटामिन का फंक ने किया था। ठीक है। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम EEG निम्नलिखित में से किसकी निगरानी में उपयोग होता है? ऑप्शन है हृदय, यकृत, अग्न्याशय या मस्तिष्क। इसका सही आंसर क्या आ गया? EEG। इंसेफेलो, इंसेफेलो ही मतलब ही होता है मस्तिष्क।
जैसे कार्डियो अगर आएगा तो समझ जाइएगा दिल से रिलेटेड है, इंसेफेलो आया तो मस्तिष्क से रिलेटेड है। ठीक है, अब देखिए इंसेफेलो ईसीजी ईईजी सॉरी ईईजी मस्तिष्क की निगरानी के लिए उपयोग होता है। ठीक है, यह मस्तिष्क और उसके क्रियाकलापों को अंकित करने के लिए एक विद्युत पार्थिकी प्रणाली है। ठीक है, अब जैसे बीएमडी बोन मिनरल डेंसिटी के द्वारा ऑस्टियोपेरोसिस यानी हड्डी रोग का ग्राफ प्रस्तुत किया जाता है। अब यहां है ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। कार्डियोग्राफी में क्या था, कार्डियो मतलब क्या होता है, हृदय, तो इसका मतलब हृदय से रिलेटेड है। और ईएमजी इलेक्ट्रोमायोग्राफी, इसमें क्या होता है, मांसपेशी से रिलेटेड है ये। और सीटी स्कैन, बार बार आपने इसका नाम सुना होगा, सीटी स्कैन। सीटी स्कैन मतलब ये होता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी। इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, एक्स किरणों का। इसके द्वारा शरीर के आंतरिक अंगों का चित्रण किया जाता है। एमआरआई मैग्नेटिक रिसोनेंस इमेजिंग, इसमें रेडियो वेव्स का प्रयोग किया जाता है। ये दो चीज आपको याद रखना है, सीटी स्कैन में एक्सरे का प्रयोग किया जाता है और एमआरआई में रेडियो वेव्स का प्रयोग किया जाता है। ये अच्छे से याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है, मतलब शरीर के तापमान का संतुलन कौन करता है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम, मेडुला। इसका सही आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है आपके शरीर का तापमान को नियंत्रित करता है। यह क्या होता है, हाइपोथैलेमस मस्तिष्क का एक छोटा सा भाग है, ताप नियंत्रण केंद्र है, ये तो आप समझ गए हैं। ये मस्तिष्क के डायएन्सिफेलोनी के निचले भाग को हाइपोथैलेमस कहते हैं। तापक्रम तो नियंत्रित करता है, ये भूख, प्यास, नींद, रक्तचाप, हृदय की धड़कन को भी नियंत्रित करता है। ये भी आपको याद रखना है, ये भी बार बार पूछा जा सकता है कि भूख को कौन नियंत्रित करता है, तो आपको हाइपोथैलेमस में टिक करना है। अब यह क्या है, शंकु के संरचना के आकार का होता है। हाइपोथैलेमस शरीर में क्या आता है, होमियोस्टेसिस को बनाए रखता है। यह पीयूष ग्रंथि के माध्यम से तंत्रिका तंत्र को अंतःस्रावी तंत्र के साथ जोड़ता है। अब देखिए मनुष्य के मस्तिष्क में क्या होता है, अस्थियों का एक खोल होता है जिसको क्या बोलते हैं, क्रेनियम। मतलब हमारा जो माइंड है, हमारा जो मस्तिष्क है, ये क्या करता है, एक क्रेनियम में बंद होता है, जिससे कारण ये बाहरी चोटों से बचा हुआ रहता है। मस्तिष्क का वजन भी जान लीजिए 1400 ग्राम होता है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है, सेरिब्रम। ये किसके लिए होता है रिलेटेड, बुद्धि, विवेक, ज्ञान। सेरिबेलम नियंत्रित करता है शरीर की गति को। तो तीन चीज याद रखिएगा, सेरिब्रम बुद्धि विवेक को नियंत्रित करता है, सेरिबेलम किसको करता है, शरीर की गति को नियंत्रित करता है, और जो हाइपोथैलेमस है ये तापमान, भूख, प्यास, नींद, रक्तचाप और धड़कन को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का शक्ति स्रोत कौन होता है, यानी पावर हाउस। इससे पहले भी हम देख चुके हैं इसको, पावर हाउस कौन होता है। ऑप्शन है कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और न्यूक्लियस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर बी। कोशिका का पावर हाउस कौन हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें श्वसन के द्वारा क्या होती है, उत्पन्न होती है ऊर्जा, किसके रूप में, एटीपी के रूप में संग्रहित रहती है ऊर्जा। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, खोज की थी अल्टमैन ने, अल्टमैन ने की थी। और बेंडा ने इसका नामकरण किया था, ये खोज किया था अल्टमैन ने, नामकरण कौन दिया था, बेंडा, बेंडा। ठीक है, डीएनए केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरितलवक में भी पाया जाता है। कोशिका शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। और कोशिका का अध्ययन को क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। कोशिका का अगर अध्ययन करें, अध्ययन के विज्ञान को क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी, साइटोलॉजी कहते हैं। सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है, ये हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते और मोड़े जा सकते हैं, वे हैं। ऑप्शन है वर्टिब्रे, कार्पसल्स, कार्टिलेज और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्टिलेज। जो नाक में, कान में जो हड्डी होती है वो कार्टिलेज की होती है। कार्टिलेज मोड़ा जा सकता है और हड्डी नहीं मोड़ सकते हैं, लेकिन कार्टिलेज को हम मोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइकेन, लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर और खाली स्थान एक साथ रहते हैं, तो ऑप्शन क्या क्या होगा, ऑप्शन आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन है शैवाल और कवक, कवक और बैक्टीरिया, शैवाल और वायरस, उपयुक्त में से कोई नहीं। इससे पहले पिछले वाले क्वेश्चन में भी हमने देखा था लाइकेन में मुचुलिज्म के रूप में क्या रहते हैं, शैवाल और कवक रहते हैं। नेक्स्ट है, मादा एनोफ्लीज को मादा क्यूलेक्स से अलग कैसे किया जाता है, क्योंकि यह बैठती है कैसे, अधः स्तर के सतह के समकोण पर,
अधः स्तर के साथ एक कोण पर, अधः स्तर की सतह के समांतर, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब देखिए मानिए ये मच्छर है, तो इसका पैर इस तरह से रहता होगा, अगर राइट इस तरह से या इस तरह से टेढ़ा होके ये बैठता है, तो ये अधः स्थल के किस कोण पे बैठते हैं? एक साथ एक कोण पे बैठती है, समकोण पर तो नहीं बैठती है, समांतर भी नहीं बैठती है, कोण पे बैठती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका का प्रकार है, कौन सा होगा? आरबीसी यानी रेड ब्लड कार्पसल्स, प्लेटलेट्स, लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट मतलब डब्ल्यूबीसी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जो डब्ल्यूबीसी है, लिम्फोसाइट है, यही इसी में टी सेल्स पाए जाते हैं जो कि शरीर के प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में कौन सा कथन गलत है? गलत इसमें पूछ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन है, मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का दे सकती है, इसमें दे दिया केवल हड्डी को धक्का दे सकती है। जोड़े में काम करती है, ये करती है। सिकुड़ने पर मांसपेशियां छोटी, सख्त और मोटी जाती है, ये भी सही है। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें गलत क्या है? सिर्फ ये वाला गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा ये गलत हो जाएगा, सही मतलब ऑप्शन नंबर ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते तथा बंद होते हैं? ऑप्शन है, कोशिकाओं में न्यूक्लियस की स्थिति, कोशिकाओं में प्रोटीन संरचना, कोशिकाओं में पानी की मात्रा, और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, कोशिकाओं में पानी की मात्रा पे डिपेंड करता है कि रंध्र खुलेगा या बंद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के खाली जगह तरंग दैर्घ्य को अवशोषित करता है। ऑप्शन है, लाल और नीला, हरा और नीला, हरा और लाल, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? ए, लाल और नीला रंग को अवशोषित करता है ये क्लोरोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सक्शन पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, जिसका कारण क्या है? ए नंबर वाष्पीकरण, बी अवशोषण, सी वाष्पोत्सर्जन, और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपिरेशन। इसके कारण क्या होता है? सक्शन पुल बनता है और उसके कारण पानी क्या होता है? बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे स्व प्रतिकृति के योग्य बनाता है? ऑप्शन है, डीएनए और आरएनए दोनों की उपस्थिति, बी केवल डीएनए की उपस्थिति, सी केवल आरएनए की उपस्थिति, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डीएनए और आरएनए दोनों पाए जाते हैं, इसी कारण क्लोरोप्लास्ट स्व प्रतिकृति बनाने के योग्य हो जाता है। क्वेश्चन है, लवणता युक्त वातावरण प्रेमी पौधे को क्या कहते हैं? ऐसे पौधे जो लवण युक्त मिट्टी में उगते हैं। ऑप्शन है, मरुद्भिद, ज़ेरोफाइट्स, समोद्भिद जो मेसोफाइट्स, ग्लाइकोफाइट, लवणो मृदोद्भिद, हेलोफाइट्स। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, लवणो मृदोद्भिद, हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स वे पौधे हैं जो लवणता युक्त मिट्टी में उगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवक में क्या नहीं पाया जाता है, यानी फंगस में क्या नहीं पाया जाता है? ऑप्शन है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पर्णरित यानी क्लोरोफिल, डी सूर्य का प्रकाश। तो सही आंसर हो जाएगा पर्णरित, इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ये शैवाल के साथ मिलके क्या बनाता है? लाइकेन, मुच्युलिज्म में रहता है और उससे भोजन प्राप्त करता है। नेक्स्ट है, परागन की सुपरिभाषा क्या है? ए नंबर, परागकण का परागकेशर से क्लोम छिद्र तक स्थानांतरण होने की क्रिया, यानी ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। परागन का अंकुरण यानी जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स, परागनली का बीजाणु तक पहुंचना यानी ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब इन ओव्यूल, और डी कीटों का फूल तक पहुंचना, विजिटिंग फ्लावर्स बाय इंसेक्ट्स। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोलन ग्रेन्स का एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचने को परागन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? ऑप्शन है, पर्णहरित, वायुमंडल, प्रकाश या मृदा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मृदा यानी मिट्टी। पौधे की जड़ें पानी के द्वारा क्या करती है? मृदा से, मिट्टी से खनिज लवण पोषक तत्व प्राप्त करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइन, फर, स्प्रूस, सेडार, लार्च, साइप्रस, ये सब क्या है? लकड़ी के पेड़ है। इससे बहुत ही उम्दा प्रकार के लकड़ी मिलते हैं। तो ये बहुत सारे पेड़ जो है ये भारत के पहाड़ी क्षेत्र में भी पाए जाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं? आवृत बीजी, अनावृत बीजी, एक बीजी पत्री या द्विबीजपत्री। इसका सही आंसर हो जाएगा अनावृत बीजी, यानी जिम्नोस्पर्म होता है ये। क्वेश्चन क्या दिख रहा है हमें? अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण यानी इंगेशन किसके द्वारा होता है? अमीबा भोजन किस प्रकार ग्रहण करते हैं? ऑप्शन है, कूटपात,
कोशिका मुंह, सीरिया, गुदाद्वार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कूटपाद। अमीबा में क्या होता है कि उंगली जैसी संरचनाएं होती हैं जिसको कूटपाद कहते हैं। इसको पक्षाभ भी कहते हैं, पक्षाभ, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया, इसका मतलब ही क्या है? फॉल्स फीट, फॉल्स फीट है ये, ठीक है। इसी के द्वारा ये भोजन को अंतर्ग्रहण करते हैं। अब देखिए, जैसे अमीबा आपको पता है कि इसका कोई शेप फिक्स नहीं होता है, किसी भी तरह का होता है। अब मानिए इसका ये केंद्रक हो गया बीच में, अब यहाँ पे खाद्य कण पड़ा हुआ है, तो इसको क्या करेगा? ये अपना ये फॉल्स फिट निकालेगा, इधर से इस तरफ से, इधर से फॉल्स फिट निकाला, फिर क्या किया? इस फॉल्स फिट को ऐसे जोड़ लेता है, तो इस तरह का शेप बन गया इसका। ये खाना इसके अंदर आ गया। इसको जब डाइजेस्ट कर लिया जाता है, फिर किसी तरह ओपनिंग बनाया जाता है, कहीं से भी ओपनिंग बना के इसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं, इस अमीबा में इस पोषण की इस प्रक्रिया को कहते हैं एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस। अमीबा में भोजन करने की, पोषण की प्रक्रिया को एंडोसाइटोसिस कहा जाता है, ठीक है। और ये भोजन किसके द्वारा करते हैं? कूटपाद यानी स्यूडोपोडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो ऑप्शन है आपको एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन या सभी कथन सत्य है, मतलब सभी से, सभी हार्मोन्स। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपको? रिलैक्सिन। मादा जनन अंग से रिलैक्सिन का स्राव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है, बाहरी झिल्ली क्या है? ऑप्शंस हैं पियामीटर, एरेनक्वाइड, सी ड्यूरामीटर, डी मीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ड्यूरामीटर जो है मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? ऑप्शंस हैं रॉबर्ट, बी अरस्तु जिसको एरिस्टोटल भी कहते हैं, सी डेलिस एवं स्टार्लिंग, डी ब्राउन पोर्टर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है डेलिस एवं स्टार्लिंग, इन्होंने हार्मोन शब्द का नामकरण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शंस हैं लेमार्क एवं ट्रेवेरेनस, बी वॉन मॉल, सी पुरकिंजे, डी अरस्तु। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लेमार्क एवं ट्रेवेरेनस, इन्होंने ही बायोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। अब है डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? किसके अध्ययन को डेंड्रोलॉजी कहा जाता है? ऑप्शंस हैं पौधों के अध्ययन को, बी पुष्प के अध्ययन को, सी वृक्ष के अध्ययन को, डी झाड़ियों के अध्ययन को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, झाड़ियों के अध्ययन को डेंड्रोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शंस है परागकण, बी बीज, सी पत्ती, डी फल। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बीज। बीज का अध्ययन किया जाता है स्पर्मोलॉजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दमा और खांसी के रोग में काम आने वाली औषधि इड्रेफिन किससे प्राप्त की जाती है? ऑप्शन है पाइनस, जूनिपेरस, साइकस और इफेड्रा। आपको नाम से ही पता चल गया होगा औषधि का नाम इफेड्रिन है, तो किससे मिलता होगा? इफेड्रा से। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? ऑप्शन है हेलियोफाइट्स, बी थियोफाइट्स, सी सियोकाइट्स, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सियोकाइट्स, छाया में पनपते हैं ये पौधे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? सही कौन सा है? ए है स्कर्वीथाइमिन, बी ट्यूबरकुलोसिस एजेप्टी, सी टिटनस बीसीजी, डी मलेरिया क्लोरोक्वीन। इसमें सही सुमेलित है मलेरिया क्लोरोक्वीन, उसके अलावा ये सब गलत है। जैसे स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है, एजेप्टी एड्स में यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिका विहीन जंतु है वो जंतु जिसमें आरबीसी नहीं होता है? मेढक, केचुआ, सांप और मोर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केचुआ। केचुआ में आरबीसी नहीं होता है, लाल, इसका खून लाल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है? ऑप्शन है अमीनो अम्ल, ग्लिसरॉल, ग्लूकोज और माल्टोज। इसका तो आपको पता ही होना चाहिए, ग्लूकोज बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतर एंजाइम होते हैं, एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन, वसा, क्षार या अम्ल। इसका सही आंसर क्या होगा? अधिकतर एंजाइम्स क्या होते हैं? प्रोटीन ही होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक या चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की? ऑप्शन है जोसेफ लिस्टर, रॉबर्ट कोच, एली मेटसिनिकॉफ और एडवर्ड जेनर। तो ये आपको पता ही होना चाहिए, एडवर्ड जेनर जी ने ही चेचक का टीका खोजा था, तो टीकाकरण की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बहुत इजी है, पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे क्या कहते हैं? विसरण, वाष्पोत्सर्जन, अवशोषण या परासरण? तो आप जानते हैं ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अवशोषण। अवशोषण के द्वारा ही जड़ों के द्वारा क्या करते हैं पौधे मिट्टी से खनिज लवण और जो भी पोषक पदार्थ है वो खींचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है वो क्या है? ऑप्शन है बैक्टीरिया, वायरस, परमाणु प्रोटीन या रेडियोधर्मी पदार्थ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के द्वारा हम क्या करते हैं, बायोडिग्रेडेबल पदार्थ को उपयोगी पदार्थ में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात के समय सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे ना सोए, क्यों? क्योंकि ऑप्शन है ऑक्सीजन की कम मात्रा को मुक्त करते हैं, रात में हानिकारक गैसों को मुक्त करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड को मुक्त करते हैं। क्या होगा इसमें सही आंसर? ऑप्शन नंबर सी। रात में पेड़ जो है ऑक्सीजन को मुक्त ना करके क्या मुक्त करता है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। इसलिए बोला जाता है कि रात में पेड़ के नीचे मत सो। लेकिन कुछ पेड़ ऐसे हैं जो कि रात में भी ऑक्सीजन देते हैं, जैसे पीपल, तुलसी, ये सब रात में भी ऑक्सीजन ही देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीट भक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? ऑप्शन है पानी, मैग्नीशियम, यहां पे होना चाहिए मैग्नीशियम लिखा गया, मैग्नीशियम यानी Mg, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन या कैल्शियम। इसका सही आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की कमी जिस मिट्टी में होती है वहां पे कीटभक्षी पौधे उगते हैं, यानी ये पौधे जो है मांसाहारी होते हैं, मांस खाते हैं, मांसाहारी। यानी ये क्या होते हैं, लार्जली तो ऑटोट्रोप्स होते हैं, पार्शली हेटेरोट्रोप्स होते हैं, यानी कार्निवोरस प्लांट है ये। इनमें से जैसे कि आपको पता ही होगा कलश का पौधा, कलश का पौधा होता है, पीचर प्लांट ये होता है। उसके बाद क्या होता है, वीनस फ्लाई ट्रैप, वीनस फ्लाई ट्रैप। मैंने इस पे एक शॉर्ट्स भी बनाया है, वो आप देखिएगा। वीनस फ्लाई ट्रैप, उसके बाद सनड्यू, सनड्यू, ये सब पौधे क्या होते हैं, सुगंध देते हैं। कीट भक्षी जितने कीट होते हैं, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, चूहे, यहां तक कि मेढक भी, ये जैसे ही इसके अंदर आते हैं ये अपने आप को उसको जकड़ लेते हैं और इसका अवशोषण कर लेते हैं, और इससे क्या होता है, उसकी नाइट्रोजन की कमी पूरी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधान यानी ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि खाली जगह में भी संगत होने चाहिए। ऑप्शन है RH कारक, सफेद कोशिकाओं की संख्या, लाल कोशिकाओं की संख्या, दाता और प्राप्तकर्ता के वंश। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, RH फैक्टर। RH फैक्टर भी ब्लड टाइप को तो मैच करना ही है, ब्लड टाइप को। उसके बाद RH फैक्टर भी देखना पड़ेगा ट्रांसफ्यूजन में, तब जाके ब्लड का ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है कहां? आंत में, लीवर में, किडनी में, मस्तिष्क में? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है, इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी, मस्तिष्क में। पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क में अवस्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित में से किन तरंगों या किरणों का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है एक्सरे, बी है सूक्ष्म तरंग यानी माइक्रोवेव्स, सी है पराध्वनि तरंग यानी अल्ट्रासोनिक वेव्स, डी परावैज्ञानिक किरणें अल्ट्रावायलेट रेज। आपने सुना होगा अल्ट्रासाउंड कराने गए हैं, ये बात तो सुना होगा ना, कि जैसे प्रेग्नेंट लेडी है तो अल्ट्रासाउंड कराने जाती है जिससे बच्चे का पता चल सके, तो वो अल्ट्रासोनिक किरणें ही होती है। अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासोनिक किरण याद रहेगा आपको। तो ऑप्शन नंबर सी याद रखना है कि अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज किया जाता है इसमें। सार्वभौमिक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह क्या है? मतलब यूनिवर्सल रिसेप्टर जो सबका सब टाइप के ब्लड को ले सके। ऑप्शन नंबर ए है ए बी और ओ। तो याद रखना है ए बी इसका सही आंसर का। ओ क्या है, डोनर है, यूनिवर्सल डोनर है, ये सबको दे सकता है लेकिन सबसे ले नहीं सकता है। ये क्या है, सबसे ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूमोनिया एक संक्रमण है किसका? तंत्रिका तंत्र का, रक्त का, त्वचा का, फेफड़ा का? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फेफड़ा। न्यूमोनिया से फेफड़ा प्रभावित होता है।